हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे डेविल समनर की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे यूनिकॉर्न को हरा दिया था, जिसके बाद यूनिकॉर्न के पेट से उसका बेबी बाहर निकला था और गलती से यहाँ पे टियान हाउ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सील के ऊपर साइन कर लेता है। बेसिकली अब बेबी यूनिकॉर्न यहाँ पे टियान हाउ का पेट बन चुका है। जिसके बाद वो डंजन कोलैप्स करने का लगती है, तो अफरा तफरी में यहाँ पे टियान हाउ जल्दी से कैंसिल बटन दबाता है और डंजन से एग्जिट कर जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं और वहीं पे सोकिंग जैसे ही टियान हाउ को देखती है तो वो उसका कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन टियान हाउ उसे शांत होने को कहता है और यहीं पे ही वीडियो खत्म हो चुका था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब सभी लोग बाहर आ चुके थे तो फिर यहाँ पे जो रैंकिंग थी लीडर बोर्ड के ऊपर वो भी आगे से चेंज होने लगती है और किसी नए पर्सन का नाम ऊपर आने लगता है। वहीं पे इस बंदे ने जो कारनामा दिखाया था वो यहाँ पे द ग्रेट फैंग चैंगयून ने भी नहीं कर पाया था। बेसिकली फैंग चैंगयून बहुत बड़ा पावरफुल बंदा होगा जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा था, जिसकी रिकॉर्ड इस बार यहाँ पे किसी दूसरे बंदे ने तोड़ दिया है। इतने समय यहाँ पे टियान हाउ की टीम का नाम नहीं आता, सिर्फ रैंकिंग चेंज होती जा रही थी। जिसके बाद डंजन से कोई बाहर आ रहा था तो सभी लोग यही सोचते हैं कि ये जो लोग बाहर निकलने वाले हैं इन लोगों ने यहाँ पे चैंगयून की रिकॉर्डिंग को तोड़ा होगा। वहीं पे कुछ लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कि तुमने यहाँ पे इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसपे एक बंदा आगे से कहता है हाँ मैंने ही तोड़ा है, लेकिन अपनी शकल देख। जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से यहाँ पे आपस में बात करने लगते हैं और तभी इन दोनों का ध्यान उनकी तरफ पड़ता है। तो सुकिंग आगे से चीखते हुए कहती है कि सालो हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, ज्यादा उड़ना नहीं। लेकिन वो दोनों यहाँ पे सुकिंग को पकड़ते हैं, ये कहते हैं शांत रखो बालक, शांत रखो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियानलिन की टीम बाहर निकलती है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे टियानलिन टियान हाउ को ही देखता है और उससे कहता है अरे वाह हमारा लूजर भी आया है। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे उंगली करने के लिए टियान हाउ के पास जाता है और उससे कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा कीड़ा भी यहाँ पे इतने जल्दी टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, वो भी फोर्स की वजह से। चलो कम से कम जिंदा तो बचे। वहीं पे उसके नजर सुकिंग के ऊपर पड़ती है तो वो सुकिंग को देख के आगे से कहता है कि ये स्कूल की इजाबेला यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इस लूजर के साथ में। जिसके बाद उसका जो चेला था वो यहाँ पे सुकिंग से कहता है कि तुम्हें टियानलिन को फॉलो करना चाहिए, इन जैसे कचड़ों के साथ में तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो सुकिंग उन लोगों से साफ कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि पंजों का इस्तेमाल करते हुए चेहरे के ऊपर चाइना का नक्शा बना दूं। इस पे हरा वाला लड़का आगे से आग बबूला होने लगता है, लेकिन सुकिंग नक्शा बना पाती है उससे पहले यहाँ पे टियानलिन उसे कह देता है कि भाग चलो यहाँ से। इसके बाद वो टियान हाउ को दोबारा उंगली करते हुए जाते हुए कहता है टियान हाउ अच्छे से देख लो कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है। लेकिन टियान हाउ उसे दोबारा उंगली करते हुए कहता है कि तुम इस बार देख लो कि हमारे बीच में कितना ज्यादा बड़ा गैप है, फालतू की बकवास ना ही पे लो। तो टियानलिन यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसके कानों में चीखते हुए कहता है कि क्या बोला, दूर से बोल भाई, थूक मुंह पे गिरता है। लेकिन टियान हाउ आगे कुछ कहता है उससे पहले उसकी रैंकिंग यहाँ पे बोलने लगती है, क्योंकि खटाखट सभी लोगों के पास अब यहाँ पे मैसेज आने लगते हैं जो कि रैंकिंग अपडेट था। वहीं पे ऑफकोर्स टियान हाउ की पार्टी को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला था, जहाँ पे टियान हाउ का नाम लिखा हुआ था। जिसको देख के टियानलिन के तोते ही उड़ जाते हैं और सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कचड़ा इसको फर्स्ट प्लेस कैसे मिल सकती है। वहीं पे बाकी लोग आगे से कहते हैं कि टियान हाउ के नाम के बंदे ने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हासिल की है। ये रिकॉर्ड पिछले 3 सालों तक आज तक किसी ने नहीं तोड़ा था, जो कि यहाँ पे चेंग युआन ने सेट किया था। लेकिन आज आखिर जाके उसका यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर एक नया गॉड ऑफ वॉर आया है, चलो चल के मिलते हैं उससे। वहीं पे टियानलिन के जितने भी लोंडे थे वो सभी आगे से कहते हैं तो कचड़ा था ना, इसे फर्स्ट प्लेस कैसे मिल सकती है, इसने पक्का दोबारा चीटिंग की होगी। इसके बाद वो हरा वाला दोबारा यहाँ पे टियान हाउ को उंगली करते हुए कहता है कि इसने पक्का चीटिंग की होगी, इसने स्कूल में भी की थी और यहाँ पे भी की होगी। सभी लोग आगे से कहते हैं चीटिंग ये पॉसिबल है भाई, डंजन के अंदर लोग हक देते हैं, चीटिंग कैसे कर पाएंगे लोग यार। लेकिन तभी वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आता है जो कि यहाँ पे टियान हाउ के चेलों को टोकते हुए कहता है कि यहाँ पे सुनो कि जो ब्लैक आवाज की डंजन की लिस्ट होती है उसके अंदर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। इस पे हरा वाला पीछे से भौंकते हुए चिल्ला चिल्ला की मुड़ता है कि उससे पहले उसकी बोलती बंद आ जाती है, क्योंकि ये कहने वाले कुछ पावरफुल लोग थे। अब इनके बालों के कलर से ही पता चल चुका है कि ये पावरफुल लोग हैं, किसी बड़ी फैमिली से आते होंगे। कपड़े देख रहे हो तुम, आज तक वैसे कपड़े पहनने के बारे में ना सोचो। इन 5 में से 2 लोगों के बारे में जानो जिनके बालों का कलर यहाँ पे सुनहरा है। लड़के का नाम है मुरोंग जिसका लेवल 9 है और यहाँ पे एक शॉर्ट्समैन है, इसका टैलेंट लेवल A का है। वहीं पे लड़की का नाम मुरोंग जी है जिसका लेवल 8 है और ये एक असैसिन है और इसका भी टैलेंट लेवल A है। बाकी तीनों के बारे में ना ही जानो तो ही बढ़िया रहेगा। वहीं पे ये दोनों भाई बहन यहाँ पे मुरोंग सिबलिंग के नाम से काफी ज्यादा फेमस थे, यहाँ तक कि इनका एक वर्दी नेम भी है जो कि यहाँ पे मुरोंग फैमिली का गोल्डन डिवाइन लायन ग्रुप है। बेसिकली इनके ग्रुप को लायन ग्रुप कहा जाता है। वहीं पे टियानो जब उन लोगों को देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है मुरोंग फैमिली। इसके बाद वो यहाँ पे उन दोनों भाई बहन के टाइटल्स के बारे में देखता है तो वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। जैसे यहाँ पे मुरोंग यू का नाम है गोल्डन डिवाइन लायन, वहीं पे मुरोंग जी का नाम है फैंटम वेल। ये बेसिकली टैलेंट है जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं। वहीं पे टियानो अपने मन के अंदर सोचता है लेकिन ये लोग यहाँ पे क्यों आए होंगे, क्योंकि ये लोग ऑर्डिनरी नहीं है। कुछ फैमिली क्लासेस के पास में यहाँ पे टेलीपोर्ट गेट होता है जो कि डायरेक्ट उन्हें यहाँ पे अबायस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। उन्हें नॉर्मल लोगों की तरीके अबायस गेट के पास आने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जो कि यहाँ पे ऑर्डिनरी मेथड चूज करती हैं, बेसिकली गेट से होके जाने का तरीका। और ऊपर से इन
लोगों ने यहाँ पे अपनी पार्टी भी बना ली है, तो फिर ये लोग यहाँ पे क्या अचार डालने के लिए आए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुरोंगजी जब यहाँ से गुजर रही थी तो टियानलिन उसे यहाँ पे वेलकम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान तक नहीं देती, उसे फुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। इस पे पता नहीं सहारे वालों को क्या होता है और ये मुरोंगजी को भाई ताने देने लगता है, उसे सुनाने लगता है। मुरोंगजी उससे इतना ही कहती है कि अगर तुम्हारा सो कॉल्ड बड़ा भैया इतना ही ज्यादा वर्दी होता तो हम लोग एक नजर उसकी तरफ देखते भी, ऐसे इग्नोर ना करते। अब फालतू की जबान ना चलाओ, नहीं कैंची से उड़ा दूंगी। हरा वाला दोबारा कुछ कहने वाला था, लेकिन टियानलिन उसे चुप करा देता है और वो यहाँ पे मुरोंगजी से कहता है अगर तुम मुझे हल्के में लेना चाहो तो ले लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सामने टियाना भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उसने यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने के लिए, वो तो मुझसे भी गैर गुजरा है। इसके बाद टियानलिन वहां से निकल जाता है, ये कहते हुए कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। जिसके बाद हम लोग मुरोंगयो को देखते हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पे टियाना से कहता है कि तुम्हें ने यहाँ पे ब्लैक अबाइस की रैंकिंग को चेंज किया है ना। इसके बाद वो अपने ग्लव्स को बाहर निकालता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वह फिर टियाना कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, तो मुरोंगजी टियाना से कहती है हाथ मिलाओ यार, हाथों से ग्लव्स हटाया है, पिछवाड़ा खुजाने के लिए थोड़ी ना हटाए होंगे, हाथ मिलाओ। कहने मुरोंगजी थोड़ा सा गुस्से में कह रहे थे तो मुरोंगयो उसे कहता है धीरज रखो यार, तुम गुस्सा कम करा करो, अंगूर खाया करो तुम। फिर इसके बाद टियाना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन सुकिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे हाथ नहीं मिलाने देती। और वो मुरोंगयो से कहती है कि तुम देख नहीं सकते, इसने पहले हमारे साथ पार्टी मना ली है और ये हमारा टीममेट है, तुम्हें क्या चाहिए इसके साथ में। इसमें मुरोंगयो उससे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, जाओ यहाँ से। तो फिर सुकिंग यहाँ पे टियाना को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि ये पक्का हम लोगों को यहाँ पे अलग करने के लिए आया है, ऐसा ही हमारी अच्छी टीम है, ये अगर चला गया तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन तभी मुरोंगजी उन लोगों के सामने आ जाती है और वो उनसे कहती है कि वो भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ पे टियाना के साथ टीम अप करना चाहते हैं। ये वाली बात जैसे ही सभी लोग सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि मुरोंग फैमिली यहाँ पे एक समनर के साथ में टीम अप करना चाहती है, बेसिकली उसे चुराना चाहती है। इतने क्या बुरे दिन आ गए भाई, मुरोंग फैमिली के पैसा तो नहीं कम पड़ रहा है इनके पास, या फिर किसी की कमी आ रही है जो लोग एक समनर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वह सुकिंग बिल्कुल भी टियाना को किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी, नहीं तो उसकी रैंकिंग चली जाएगी भाई, रिकॉर्ड का मामला है। उसी टाइम पे मुरोंग फैमिली का जो मेस था वो आगे बढ़ता है और वो सुकिंग से कहता है हट जाओ यार, उसे ले जाने दो हमारे साथ में, हमारे साथ उसका बेहतर फ्यूचर रहेगा। सभी लोग आगे से कहते हैं कि बिल्कुल भी हेजिटेट ना करो भाई, अगर ये लोग ऑफर दे रहे हैं तो तुरंत ले लो, मुरोंग फैमिली यहाँ पे काफी अच्छे रिसोर्स देती है। वह फिर लोग ली जुए को देखती है जो कि टियाना से पूछती है कि तुम उनके साथ प्लानिंग तो नहीं कर रहे ना टीम अप करने का, ऐसा ना करना यार। तभी सुकिंग आगे से कहती है कि ऐसा करेगा भी नहीं, अगर इसने करा तो इसके हाथ पैर तोड़ देंगे हम। उसी टाइम पे मुरोंगयो आगे बढ़ता है और वो सुकिंग से कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पे एबिलिटी नहीं है कि तुम उसका फैसला लो कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं, हमें टियाना से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि वो किसको ज्वाइन करना चाहता है। खैर इसके बाद मुरोंगयो दोबारा आगे बढ़ता है और वो टियाना से कहता है देखो यार, मैं मुरोंग फैमिली का गोल्डन डिवाइन लाइन ऑफ द नाइट हूँ, मैं तुम्हें सिंसियरली पूछ रहा हूँ कि हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। जिसके तुरंत बाद ही टियाना के पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। वह पे सोकिंग अभी भी यहाँ पे मुरोंगयो को लेक्चर दे रही थी कि तुम उसका फैसला नहीं करोगे, उसे जो करना है वो करेगा, वो तुम्हारी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन लोग टियाना को देखते हैं जो तुरंत मान जाता है, जिसपे वो सभी लोग हैरान होते हैं और आगे से कहते हैं क्या धोखा। इस पे टियाना दोबारा कहता है कि हाँ वो ज्वाइन करेगा, जिसपे सोकिंग उससे कहती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है। इस पे लिजुए हैरान हो जाती है कि तो धोखेबाज निकला यार। वह पे मुरोंगयो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे से कहता है दैट्स माय बॉय स्मार्ट गाय। इसके बाद वो टियाना से कहता है कि चलो जल्दी से इनविटेशन एक्सेप्ट करो और हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। इसके बाद यहाँ पे टियाना के पास ऑप्शन भी आ जाता है एक्सेप्ट और डिक्लाइन का, तो ये लोग सुकिंग को पकड़ लेते हैं कहीं वो गलत बटन ना दबा दे। और फिर मुरोंगयो टियाना को समझाता है कि वो लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे कई सारे नए रिकॉर्ड्स को बना सकते हैं एकदम नए, और ये उन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन उस टाइम पे टियाना कल्टी मार लेता है और वो यहाँ पे इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा डोगलापन है भी। इसके बाद मुरोंगजी टियाना से पूछती है कि इसका क्या मतलब है भाई, पहले कहते हो कि ज्वाइन करोगे, जिसके बाद मना कर देते हो। लेकिन मुरोंगजी को रोक देता है आगे कुछ भी कहने से। इसके बाद टियाना बोलना शुरू करता है और वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें ज्वाइन करेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनके लिए उन लोगों को एग्री करना पड़ेगा। जिसपे मुरोंगजी दोबारा भड़कते हुए यहाँ पे टियाना से कहती है कि तुम एक समनर हो और हम तुम्हें यहाँ पे पार्टी के अंदर ज्वाइन करने की परमिशन दे रहे हैं, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है, ज्यादा उड़ो नहीं। तो फिर टियाना वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए अगर ऐसा कोई भी नेगोशिएशन नहीं है तो फिर भूल जाओ भाई पार्टी वार्टी ज्वाइन करने के बारे में। तो मुरोंगयो टियाना को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या कंडीशन है तुम्हारी। तो फिर टियाना उन लोगों की एकदम बेसिक से कंडीशंस बताता है कि डंजन के अंदर जाते ही वो सभी लोग यहाँ पे टियाना के कमांड पे काम करेंगे, उन्हें यहाँ पे टियाना का कहना मानना पड़ेगा और कोई भी उसके एक्सपीरियंस पॉइंट को यहाँ पे चोरी नहीं करेगा, बेसिकली किल चोरी, और जो भी मोस्टर वो मारेगा और उनकी जो भी लूट होगी वो सभी यहाँ पे टियाना की होगी। इसको सुन के यहाँ पे ये सभी लोग बौखला ही जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि जो बाहर लोग थे वो आगे से ये भी कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई, मुरोंग फैमिली यहाँ पे इन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन ये लोग तो अपने मुंह को फैलाते ही जा रहे हैं। लेकिन ये देखने में बड़ा मजा आएगा कि यहाँ पे क्या सच में मुरोंग फैमिली का जो गिल्ड है वो यहाँ पे एक समनर का कहना मानेगा क्या। और टियाना उन लोगों से कहता है कि वो लोग जैसे उसकी कंडीशंस के लिए
हाँ कह देंगे वो तुरंत उन्हें यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। मोरंगियों के जितने भी साथी थे वो सभी मोरंगियों से कहते हैं कि हमें इन कंडीशंस के ऊपर बिल्कुल भी अग्री करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, ऐसा लगता है कि हम इसकी हर एक चीज को मान जाएंगे। वहीं पे सोकिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि टियानाओ का शुरुआत से ही इन्हें ज्वाइन करने का मन नहीं था। इसके बाद सोकिंग मोरंगियों और उसके पूरी गिल्ड से कहती है कि क्या हुआ भाई, इन कंडीशंस के लिए हाँ नहीं कह पा रहे, अगर हाँ नहीं कह पा रहे हो तो जाओ और जाके अपनी रैंकिंग को खुद ही फिक्स करो, हमसे कोई उम्मीद न रखना। इसके बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे मोरंगो गिल्ड को पब्लिक के अंदर चैलेंज कर दिया है। हालांकि इन लोगों ने यहाँ पे सैंगयुन दी गॉड ऑफ वॉर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इतना तोड़ता बनना ही है। इन लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि सिटी का मेयर भी शायद से इन लोगों को सलामी दे। खैर इसके बाद मोरंगियों के गिल्ड के जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि इतनी बेइज्जती हो चुकी है, थोड़ा हाथ पैर भी मारे लेते हैं इनके सर के ऊपर। लेकिन मोरंगियो किसी को भी फाइट करने से रोक देता है और उनसे कहता है ये ना भूलना कि हम लोग यहाँ पे किस वजह से आए हुए हैं। इसके बाद मोरंगियो यहाँ पे टियानाओ से कहता है अगर तुम्हारा भाई इरादा ही नहीं था शुरुआत से ही टीम बनाने का तो फिर इतना ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट किया। टियानाओ से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे उन लोगों से चिढ़ होती है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं लोगों को छीनने के लिए। इसमें मोरंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो दोबारा यहाँ पे उसे चुप करा देता है उसका बड़ा भाई। इसके बाद मोरंगियो यहाँ पे टियानाओ से कहता है कि तुमने इस विंटर अबायस के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि खुद को हीरो न समझना, कई सारे लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर हो सकती हैं और वो तुम्हें कभी भी क्रश कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मोरंगियो अपनी टीम को लेके वहां से चला जाता है डंजन के अंदर अपने काम से। मोरंगियो भाई एकदम चिल आदमी था, लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी वो थोड़ी गुस्सेल थी। वो यहाँ पे टियानाओ के ऊपर रखा लेती है कहते हुए भड़वे मिलना जाना बाहर, नहीं गोली बांध दूंगी। इसके बाद टियानाओ आगे से अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक दो बार और विंटर अबायस के अंदर जा सकते हैं, तो फिर हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे लेवल 10 को अचीव कर लेंगे। लेकिन तभी टियानाओ को पीछे से एकदम खतरनाक ऑरा महसूस होता है। इसके बाद वो दोनों महिला मित्र यहाँ पे टियानाओ के ऊपर भड़क जाती है, ये कहते हुए अगर तुम्हारा शुरुआत से ही उन्हें ज्वाइन करने का प्लान नहीं था तो फिर हमें बेवकूफ क्यों बनाया भी, हमें तो ये लगा तुम एकदम ना समझ एकदम दो गोड़ी के इंसान हो जो धोखा दे के भाग जाते हो एकदम दो गोड़ी के। तो टियानाओ उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो दोनों मिलके उसे रीत देती है, एकदम मतलब लिटा लिटा के मारती है भाई उसे। इसके बाद वहां से जाते हुए कहती है कि यहीं पे रहो, कुछ देर के अंदर आ रहे हैं हम लोग रीसप्लाई करते हुए, यानी खाना पानी लेके। इसके बाद हम लोग डंजन के अंदर दोबारा जाएंगे। फिर लोग टियानाओ को देखते हैं तो इसे कस के पड़ चुकी थी, अब ये दोबारा कभी भी नौटंकी नहीं करेगा। इसके बाद टियानाओ को 2-3 घंटे के बाद होश आता है तो सिस्टम उसे कह देता है मालिक हिलना नहीं, 2-3 घंटों तक लेटे ही रहो। टियानाओ आगे से कहता है कितने रूथलेस हैं यार, कितनी बुरी तरीके से मारते हैं, इनके साथ शादी करना इज इक्वल टू यमराज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अभी भी अबायस के अंदर जाने के लिए इनके पास 2 या 3 घंटे थे, तो फिर टियानाओ सोचता है कि चलो थोड़ा बहुत घूम ही आते हैं। इसके बाद वो एक जंगल के अंदर आ जाता है और यहाँ पे बेबी यूनिकॉर्न के स्टेटस को चेक करने लगता है। इसके बाद टियानाओ फैसला करता है कि वो यूनिकॉर्न को यहाँ पे बाहर बुलाएगा, जिसके बाद वो एक पता नहीं भाई कोई काला जादू वाला मंत्र मारता है, अड़ाम थुड़ुम गड़ाम मार दूंगा गड़ाम। सामने एकदम खतरनाक तरीके की रोशनी चमकती है, लेकिन जब वहाँ पे नजरें जाती हैं तो फिर वहाँ पे यूनिकॉर्न नहीं आया था। इस पे टियानाओ आगे से टसुए भागते हुए कहता है मेरा समन कहाँ गया भाई। तो सिस्टम बाहर निकल के बताता है कि सबसे पहले अपने समन का स्टेटस चेक करो भाई, इसके बाद फालतू के मंत्र मंत्र मारा करो। इसके बाद टियानाओ यूनिकॉर्न का स्टेटस चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, बेसिकली बाहर आने के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो फिर टियानाओ आगे से उसे यहाँ पे अपने प्रोसेसिंग मोड में डाल देता है, जिसके लिए 3 दिन लगेंगे, जिसके बाद बेबी यूनिकॉर्न बाहर आ सकता है कि समनर के तौर पे। अब टियानाओ कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इंतजार करने के, इसीलिए वो चुपचाप इंतजार ही करता है। तो फिर सिस्टम टियानाओ से पूछता है कि उसे ब्लैक अबायस के अंदर जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं क्या वो उन्हें चेक करना चाहता है, तो वो तुरंत हाँ कहता है। और लेकिन तभी उसके ऊपर एक मेल आता है। दरअसल उसने यहाँ पे जो हिस्टोरिकल रिवॉर्ड था वही गॉड ऑफ वॉर का, तो उसे तोड़ दिया था, तो फिर उसे यहाँ पे गिफ्ट पैक मिला था रिकॉर्ड तोड़ने के बदले में, जो कि एक टाइटल था जिसका टाइटल था द फास्टेस्ट मैन। बेसिकली स्पीड बढ़ जाएगी। वो भी इस टाइटल के बारे में ज्यादा इंक्वायरी नहीं करता है, ये कहते हुए कि अभी वापस चलते हैं बाकी मटेरियल चेक करने के लिए। जिसके बाद वो एक एक करके यहाँ पे इक्विपमेंट के चेस्ट्स को ओपन करता है, तो फिर उसे यहाँ पे एक आर्मर मिलता है जो कि गार्डियन आर्मर था, जो कि सभी क्लासेस के लिए इक्वल काम करेगा, जिसके चलते यहाँ पे उसके स्टैट्स थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद वो दूसरे बॉक्स की तरफ आगे बढ़ता है और जब दूसरा बॉक्स को खुलता है तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे एक सिल्वर ग्रेड का नेकलेस मिलता है, और ये भी उसके यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उन्हें बढ़ा देता है और एक खास इफेक्ट में मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे इसे ठंडी कम लगेगी। दैट्स इट। जिसके बाद हमें टियानाओ इक्विपमेंट्स के ग्रेड के बारे में बताता है कि यहाँ पे इक्विपमेंट 9 ग्रेड्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, एक जिनका कोई भी ग्रेड नहीं होता, यानी बेसिक से इक्विपमेंट, जिसके बाद ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, रेडियंट, लेजेंडरी एंड द डिवाइन, ये ग्रेड आ जाते हैं। और टियानाओ के हाथों में यहाँ पे सिल्वर ग्रेड का एक गियर लग चुका है, जो थोड़ा बहुत ठीक ही है बिगिनर लेवल के लिए, और वो तुरंत उसे इक्विप भी कर लेता है। इसके बाद उसके पास जितने भी इक्विपमेंट थे वो उन सभी को यहाँ पे इक्विप कर लेता है, बेसिकली पहन लेता है। इससे टियानाओ के कई सारे स्टैट्स यहाँ पे इंप्रूव हो जाते हैं, और उसके पास यहाँ पे 2 स्किल पॉइंट भी आ जाते हैं, जिनको वो यहाँ पे आर्मर के अंदर ऐड कर देता है, तो उसका आर्मर 1 से 3 लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। अब इस आर्मर का लेवल बढ़ जाने की वजह से टियानाओ को कुछ स्पेशल बफ मिलते हैं, बेसिकली जब भी वो यहाँ पे अपने समन यानी कि बीस्ट को समन करेगा तो फिर उसे कम
कम स्पिरिट पावर लगेगी और 200 सेकंड के लिए उनके जो स्टैट्स होंगे वो भी यहाँ पे डबल हो जाएंगे। इसके बाद टियानो यहाँ पे स्लाइम को बाहर निकालता है उसका लेवल अप कराने के लिए। कुछ सेकंड में स्लाइम बाहर आ जाता है, जिसके बाद टियानो अपनी एचपी को सेक्रीफाइस करके उसका लेवल इंक्रीज करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे नीचे पड़ती है, जहाँ पे टियानो से कहा जाता है कि अपनी स्किल को थोड़ा सा एडवांस कर लो क्योंकि तुम लेवल 6 पे आ चुके हो। फिर टियानो ने ये नहीं देखा था तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी स्किल्स को यहाँ पे एडवांस करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरी ही तरीके। लेकिन वो कुछ भी नहीं समझता और सीधा यस के बटन पे हाथ दबा देता है और खट से उसकी 500 एचपी यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाती है और वो तुरंत 500 एचपी पे शिफ्ट हो जाता है। और कुछ ही सेकंड के बाद में हम लोग स्लाइम की बॉडी को देखते हैं तो स्लाइम की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है। एचपी सेक्रीफाइस हुई तो फिर इसका लेवल बढ़ने वाला है, वही चीज हो रही है। और देखते ही देखते यहाँ पे स्लाइम अपनी बॉडी को शिफ्ट करने लगता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट अवायस गेट का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों महिला मित्र उस जगह पे पहुंच जाती हैं, लेकिन इन लोगों को टियानो कहीं भी नहीं दिखाई देता। और ऊपर से ये लोग सप्लाई ले आए थे बेसिकली खाना पानी। सोकिंग लीजुए से कहते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ, मैंने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया था, मैप में चेक करते हैं वो आस पास होगा। इसके बाद जब वो मैप के अंदर चेक करती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि टियानो जंगल के अंदर है और वो मन के अंदर सोचती है कि ये जंगल के अंदर क्या कर रहा है भाई, मंगल थोड़ी नहीं करेगा। इसके बाद सिंसिटो के टियानो के ऊपर आ जाता है जो कि यहाँ पे स्लाइम को इवॉल्व होते हुए देख रहा था। इसके अगले सीन में हम लोग स्लाइम को देखते हैं जो कि इवॉल्व होकर एक लेडी स्लाइम के अंदर बदल चुका था। ऑफ कोर्स ये बच्ची ही थी। वहीं पे टियानो इसको देख के हैरान हो चुका था कि ये अचानक से लड़की के अंदर कैसे बदल गई। वहीं पे स्लाइम जैसे ही यहाँ पे टियानो को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और उससे ऊपर लिपट जाती है। और मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, टियानो के चेहरे से ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे खेला क्या चल रहा है। इसके बाद टियानो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करता है और वो स्लाइम को पकड़ के साइड में करते हुए कहता है कि कैसा भी वो इंसान हो वो एक समन किए हुए क्रिएचर के ऊपर थोड़ी ना लाइन मारेगा। इसके बाद वो अपने पास से यहाँ पे नॉर्मल से कपड़े बाहर निकालता है और स्लाइम को देखते हुए कहता है कि इन्हें पहन लो। लेकिन स्लाइम ने पहली बार कपड़े देखे थे, उसके लिए कपड़े नाम की चीज पहली बार आई थी, तो वो मन के अंदर सोचती है खा लूं क्या, और वो अपने तरीके से यहाँ पे टी शर्ट पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपनी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। इस पे टियानो आगे से सर पकड़ लेता है और कहता है ऐसे पहनोगे कि कपड़े भाई एफबीआई वाले पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। इसके बाद वो यहाँ पे एक दूसरी टी शर्ट बाहर निकालता है और अपने हाथों से स्लाइम को पहनाते हुए कहता है ये डैड कैसे बन गया भाई, मैं अभी तो बाली उम्र है मेरी। फिर टियानो ने जैसे स्लाइम को कपड़े पहनाए थे तो फिर स्लाइम के ऊपर 0.1 का एक डिफेंस आ चुका था। अब बेशक कपड़े भाई डिफेंस के तरीके ही होते हैं, छोटी मोटी चीजों से बचा ही लेते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हालांकि टियान हम लोगों को इसको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, ये कहते हुए क्योंकि स्लाइम अभी यहाँ पे ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर आ चुका है तो फिर नॉर्मल से कपड़े भी उसके लिए यहाँ पे गियर के तरीके यानी इक्विपमेंट के तरीके काम करेंगे। इसके बाद टियानो परफेक्टली यहाँ पे स्लाइम को कपड़े पहना देता है और उससे कहता है कि जरा रुको, मुझे तुम्हारा यहाँ पे एडवांस स्टेटस चेक करने दो। इसके बाद टियानो जब यहाँ पे वो स्लाइम का स्टेटस चेक करता है तब उसे पता चलता है कि स्लाइम का लेवल 9 से 15 हो चुका है। साथ में उसके पास यहाँ पे 2 नई स्किल भी आ चुकी हैं, जिनमें से पहली का नाम कॉर्सिव एसिड रेन है और दूसरे का नाम डीमंस एम्ब्रेस है। कॉर्सिव एसिड रेन के बारे में जान लो, इसके अंदर बॉडी का एक पार्ट हवा के अंदर जाएगा जो कि बादल के अंदर बदल जाएगा, जिसके बाद एसिड की बरसात होगी जो कि टारगेट और कई सारे टारगेट को एक झटके के अंदर लगातार उनके ऊपर डैमेज करती ही रहेगी। वहीं पे डीमन एम्ब्रेस बॉडी के अंदर से टेंटिकल बाहर निकलेंगे जो कि एनिमी को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और उन टेंटिकल के अंदर से कांटे बाहर निकलेंगे जिनके अंदर एसिड होगा और वो एनिमी की बॉडी के अंदर घुस जाएंगे जो कि एक हाई डैमेज देंगे और लगातार डैमेज करते ही रहेंगे। इसके बाद सिंसिटो सुकिंग के ऊपर आ जाता है जो कि आगे से मैप का इस्तेमाल करते हुए टियान हाउ की तरफ आगे बढ़ रही थी और कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ पे टियान हाउ को ढूंढ भी लेती है जो कि यहाँ पे स्लाइम के साथ कुछ तो कर रहा था। इसको देख के वो लोग कुछ गलत समझ लेते हैं और वो टियान हाउ से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और टियान हाउ उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद सुकिंग वो यहाँ पे टियान हाउ को ठरकी कहती है और उसे अच्छा खासा खर्चा पानी दे देती है। और जब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं उसका स्लाइम ही है तो वो आगे से कहती है मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारा स्लाइम है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं। इस पे टियान हाउ आगे से चीखते हुए कहता है कि जब बताने का मौका दोगे तभी तो बता पाऊंगा ना भाई। और वो उन लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, ये मेरा पर्सनल स्पेस है। इस पे सुकिंग उसे बताती है कि टाइम हो चुका है, उन लोगों को अबायस के अंदर जाना है। टियान हाउ भी आगे से टाइम को चेक करता है जिसके बाद वो अबायस के अंदर एंटर हो जाता है। इसके बाद अगला सीन अबायस का होता है जहाँ पे हम लोग मूरोंग फैमिली को देखते हैं और उन लोगों ने लगातार यहाँ पे जितने भी रैबिट्स हैं उन्हें खत्म करते हुए आ रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सुला दे रहे थे। दरअसल इन लोगों को जानकारी मिली थी कि अगर तुम ज्यादा रैबिट्स को मार दोगे तो फिर हिडन बॉस आएगा जो कि यूनिकॉर्न था। ये लोग यही चीज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल हो जाते हैं क्योंकि टियान हाउ और उसकी टीम ने पहले ये कुछ कर लिया था। मूरोंगे को इसके बारे में पता चल जाता है और वो आगे से कहता है कि हम लोगों को किसी ने हरा दिया है। उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता है कि किसी को उनसे पहले जानकारी के बारे में पता चल गया और वो आके यहाँ पे हिडन बॉस को हरा दिए। तो फिर यहाँ पे मूरोंग की टीम के जितने भी लोग थे वो सब उससे पूछते हैं मूरोंग हम लोग आगे क्या करेंगे। जिस पे एक दूसरा बंदा आगे से कहता है आगे क्या करेंगे, जिस किसी ने उस चीज को लिया है हम उसे पकड़ेंगे और उसे अच्छे से खर्चा पानी देंगे और उस चीज को वापस ले लेंगे। इस पे दूसरा बंदा उसके
ऊपर चिल्लाते हुए कहता है वापस ले लेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे कई सारे मिथिकल बीस्ट हैं और ऊपर से ये मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट था, हम लोग ऐसे किसी को नहीं बता सकते हैं। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा गिल्ड यहाँ पे आ चुका हो और वो हमसे पहले उस चीज को लेके जा चुका हो। तो मुरोंगजी उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों किसी काम का नहीं हो, चुपचाप मुंह बंद रखो और अपने अपने काम से काम रखो। इसके बाद मुरोंगजी अपने पास से एक फ्रेगमेंट बाहर निकालती है। ये एक फ्रेगमेंट था जिससे यहाँ पे हिडन बॉस या फिर उसके बारे में जानकारी मिल सकती थी और मुरोंगजी आगे से बताती है कि दूसरे गिल्ड के पास में ऐसा फ्रेगमेंट नहीं है, तो फिर उन लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि यूनिकॉर्न अवेकन हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे कोई दूसरी टीम आई थी जो कि यहाँ पे उस बॉस से टकरा गई और वो लोग उस यूनिकॉर्न को लेके यहाँ से चले गए। मुरोंगियो भी इसी बात के ऊपर पहरा करता है, ये कहते हुए कि दूसरे गिल्ड को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक ही गुंजाइश है कि कोई दूसरी टीम हमसे पहले यहाँ पे आ चुकी है और यूनिकॉर्न को वो लेके जा चुकी। बस समस्या ये है कि वो कौन सी टीम है और वो कौन है जो कि यहाँ पे उसे लेके गए हैं। जिसपे मुरोंगजी यहाँ पे मुरोंगियो से कहती है कि यहाँ पे ज्यादा टीम नहीं आई है, अगर उसे कोई लेके गया होगा तो वो लोग यही कहीं होंगे, हम उन्हें ढूंढ के उनसे वो चीज वापस ले सकते हैं और उन्हें खर्चा पानी भी दे सकते हैं, खासकर उस हरामी से। जिसपे मुरोंगियो यहाँ पे उसे शांत करते हुए कहता है कि वो लोग गोल्डन लायन गिल्ड से हैं जो कि यहाँ पे इनोसेंट लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ऊपर से वो एक हिडन बॉस है जिसको यहाँ पे हराना नामुमकिन सा है और वो मन के अंदर सोचता है कि कोई है जो कि यहाँ पे उसे हरा सकता है और उसे यहाँ पे टियान हाओ के बारे में ही याद आ रहा था, इसकी बुद्धि वहीं पे ही जा रही थी। खैर मुरोंगियो अभी यहाँ पे टियान हाओ के खिलाफ में कुछ भी नहीं करता, वो सभी लोगों से कहता है वापस चलो गिल्ड को रिपोर्ट करते हैं, जिसके बाद फैसला करेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना है। जिसके बाद वो लोग तुरंत अबाया से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे दोबारा टियान हाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे सुकिंग दोबारा भाई एकदम बॉसी तरीके से एक्ट कर रही थी। बॉसी तरीके से एक्ट करने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है जो कि खुद को यहाँ पे ज्ञानी समझता है, भले उसे ज्ञान किसी भी चीज का ना हो, और अगर तुम उसे कह दो कि तुम गलत हो तो वो मानेगा ही नहीं। दैट्स कॉल्ड बॉसी। खैर लोग आगे चलते हुए जा रहे थे और इन लोगों की मुलाकात अभी तक एक भी ज़ॉम्बी वुल्फ के साथ में नहीं हुई थी, इसलिए लोग थोड़ा सा तड़प रहे थे। तभी इनके पीछे हम लोग एक ज़ॉम्बी वुल्फ को देखते हैं तो सुकिंग को पता चल जाता है और वो अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर आके फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे और भी कई सारे ज़ॉम्बी वुल्फ हैं। सॉरी ये ज़ॉम्बी वुल्फ नहीं, बेसिकली डायर वुल्फ है। बेसिकली इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा रहेगा, शायद से एक मोटरसाइकिल जितना, इसलिए टियान हाओ उन्हें जैसे ही देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये 5 की टोली में आए थे। लेकिन सुकिंग का कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए वो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे वो हमला करने से पहले यहाँ पे लिजुए को याद दिलाती है कि उसे क्या करना है, तो लिजुए को याद था। जिसके बाद वो यहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करती है, इससे शायद से यहाँ पे सुकिंग की एबिलिटी या फिर वो डायर वुल्फ कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सुकिंग एक बार में यहाँ पे वुल्फ के ऊपर हमला करती है अपने क्लॉ के साथ में और उन्हें हाई डैमेज लगता, जिससे वो वुल्फ वहीं पे ही मारे जाते हैं। हाँ तो लिजुए के स्पेल ने यहाँ पे सुकिंग के जो डैमेज था उसे बढ़ा दिया था, 400 के आसपास कर दिया था और सुकिंग की कॉम्बैक्ट स्किल की वजह से उसकी एबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा डैमेज लगा। इसके बाद वो अपने हाथों से यहाँ पे हाथों को साफ करते हुए टियान हाओ से कहती है कि तुम चिंता ना करो, भले चाहे कितने भी आ जाए उन सभी को हम लोग आसानी के साथ टेक डाउन कर सकते हैं। टियान हाओ को यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा था क्योंकि इतने सारे डायर वुल्फ एक साथ तो नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन सुकिंग उसे इग्नोर करने को कहती है और उसे कहती है कि आगे बढ़ो, हम लोगों को लेवल अप करना है। जिस पे टियान हाओ आगे बढ़ते हुए यही कहता है कि वो तो आगे ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। इसके बाद वो लोग एक खुले खुले इलाके में आ जाते हैं जहाँ पे टियान हाओ को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए सुकिंग लिजुए से कहती है कि तुम अपने स्पेल्स को लगातार मेरे ऊपर कास्ट करते रहना। इसके बाद वो लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही वो पूरी जमीन हिलने लगती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा इलाइट ज़ॉम्बी आ जाता है और साथ ही में पीछे से 3-4 डायर वुल्फ आ जाते हैं जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये पूरी तरीके से एक ट्रैप था। इसको देख के लिजुए काफी ज्यादा घबरा जाती है और सुकिंग बहुत ही ज्यादा परेशान क्योंकि यहाँ पे कई सारे थे और वो उनको एक एक करके यहाँ पे टेक डाउन नहीं कर सकती थी। वहीं पे टियान हाओ डायर वुल्फ की तरफ देखता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये बिना किसी दिक्कत के अटैक नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके पास बुद्धि है। इसके बाद एलाइट ज़ॉम्बी अपने हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए बर्फ के ऊपर हथौड़ा मारता है तो सामने की तरफ एक बर्फ का तूफान आ जाता है, लेकिन टियान हाओ को कुछ भी नहीं होता जादू की मदद से और टियान हाओ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद एलाइट ज़ॉम्बी यहाँ पे टियान हाओ की तरफ इशारा करता है, तो जितने भी डायर वुल्फ थे वो सभी यहाँ पे टियान हाओ के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स सुकिंग और लिजुए के ऊपर भी। लेकिन उसी टाइम पे टियान हाओ आगे से वहाँ पे स्लाइम को समन करता है और सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, अबायस के बाहर, जहाँ पे वो पूरी जगह हिलने लगी थी और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगह क्यों हिल रही है। इसके बाद अबायस गेट के अंदर से कई सारे लोग बाहर निकलते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल थे। एक बंदा बाहर गिरता है और वहाँ के ऑफिसर्स को बताता है कि अबायस धीरे धीरे करके सड़ रही है। इसको सुन के तो वो ऑफिसर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बंदे से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तभी वो बंदा अपना वहीं पे ही दम तोड़ देता है। इसके बाद जितने भी प्लेयर वहाँ से बाहर निकले थे यानी कि गेट से बाहर फेंका गया था वो सभी एक झटके के अंदर ही यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और उन्हें हेल ऑफ डेथ के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली अब ये दोबारा रिजरेक्ट नहीं होंगे। वहीं पे वो सभी ऑफिसर और लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने सभी लोग एक साथ यहाँ पे कैसे खत्म हो सकते हैं। इसका जवाब उन लोगों
को तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यास डंजन थी उसका यहाँ पे लेवल चेंज हो जाता है, जिसको यहाँ पे नाइटमेयर डिफिकल्टी पे सेट कर दिया जाता है नॉर्मल से। क्योंकि ये सभी प्लेयर्स यहाँ पे न्यूबी ही थे, तो ये लोग इतने ज्यादा डिफिकल्टी को हैंडल नहीं कर पाए और अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद जितने भी ऑफिसर थे वो यहाँ पे हायर ऑफिसर्स को ये रिपोर्ट भेज देते हैं कि डंजन का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके बाद हम लोग टियानाओ को देखते हैं। जब वुल्फ उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहे थे, तब वो यहाँ पे स्लाइम को समन करता है, और स्लाइम जैसे ही बाहर आता है तो वो इजीली यहाँ पे डायर वुल्फ को नॉकआउट कर देता है, एकदम बड़ी आसानी के साथ में। यहाँ तक कि वो दोनों इलाइट ज़ॉम्बी भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी ये कैसे यहाँ पे डायर वुल्फ को हरा सकता है। उन्हीं में से कई सारे डायर वुल्फ इलाइट ज़ॉम्बीज के पास जाके गिरते हैं, तो वो उन सभी वुल्फ की तरफ देखते हैं और एकदम कांपने लगते हैं कि इतने सभी एक झटके के अंदर ही मारे गए। और उसी टाइम पे हम लोग स्लाइम को देखते हैं जो कि इनके पीछे से निकलती है और ये उड़ रही थी, वो भी टियानाओ को लेते हुए। कौन सी ग्रेविटी है भाई ये? वहीं पे दोनों महिला मित्र अपने मन के अंदर यही कहती है, सो स्ट्रॉन्ग। वहीं पे टियानाओ उन लोगों से कहता है कि चुपचाप पीछे छुप जाओ, तुम्हें आगे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये लोग तुरंत वहां से कट लेते हैं, ये कहते हुए ठीक है तुम बस संभाल लो, हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहीं पे सोकिंग को टियानाओ की चिंता हो रही थी कि वो अकेले इन सभी मॉन्स्टर्स को संभाल भी पाएगा, क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वहीं पे टियानाओ आगे से डायलॉग पेल रहा था कि सालों में तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। इसके बाद दोनों इलाइट ज़ॉम्बी और डायर वुल्फ यहाँ पे टियानाओ के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। वहीं पे इलाइट ज़ॉम्बी डायर वुल्फ को उठाता है और उसे गेंद की तरीके टियानाओ की तरफ फेंक देता है, वो भी फुल स्पीड के साथ में। और पीछे से एक और डायर वुल्फ यहाँ पे टियानाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो टियानाओ स्लाइम से कहता है कि दोनों को ही पकड़ लो। तो स्लाइम अपने बालों का इस्तेमाल टेंटिकल के तरीके करती है और अपने दोनों टेंटिकल को अलग करके वो दोनों डायर वुल्फ को बड़ी आसानी के साथ ही पकड़ लेती है। लेकिन वो दोनों वुल्फ आजाद हो जाते हैं, तो टियानाओ स्लाइम से कहता है स्लाइम डिफेंस का इस्तेमाल करो। फिर जब वो दोनों वुल्फ यहाँ पे उसके ऊपर बाइट करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्लाइम डिफेंस की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर बाइट ही नहीं कर पा रहे थे। इसको देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी स्किल्स है भाई। और जैसा कि हमें पता है कि स्लाइम अपनी बॉडी के अंदर से यहाँ पे एसिड रिलीज कर सकता है, इसलिए जब वो वुल्फ यहाँ पे स्लाइम को बाइट करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उन्हें ही डैमेज लगता है, वो भी क्रिटिकल हिट। इसको सोकिंग हमें समझाती है कि ये कॉर्सिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है, इसीलिए वुल्फ जब भी यहाँ पे स्लाइम की बॉडी को छुएंगे तो उल्टा उन्हें ही डैमेज होगा। लेकिन डायर वुल्फ बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, वो आगे से अपने दांतों को और भी ज्यादा तेजी से पकड़ता है और स्लाइम की बॉडी के ऊपर दुगनी तेजी के साथ में और ताकत के साथ में बाइट करता है और उसके बॉडी के पार्ट को बाहर ही खींच लेता है। जिससे उसे डायर वुल्फ को यहाँ पे डैमेज तो लगता है, लेकिन इसके बावजूद अब वो यहाँ पे लगातार स्लाइम की बॉडी को इसी तरीके से पार्ट्स में अलग अलग करते उसकी बॉडी को अलग करते रहता है। इसको देख के टियान बड़ा हैरान होता है कि ये लोग साला डैमेज भी ले रहे हैं लेकिन हमला करना भी नहीं रोक रहे। इसको देख के यहाँ पे लिजुए काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टियानो का डिफेंस धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों इलाइट ज़ॉम्बी यहाँ पे टियानो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो भी हमला कर सके। वहीं पे लिजुए लगातार सुकिंग को हील करते रहती है। इसके बाद दोनों वुल्फ के सक्सेसफुली यहाँ पे टियानो के डिफेंस को खत्म कर देते हैं और टियानो के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। इससे टियानो को अब कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों के पास बुद्धि है, क्योंकि ये लोग कोऑपरेट करके यहाँ पे हमला कर रहे हैं। वहीं पे वुल्फ के साथ में दोनों इलाइट ज़ॉम्बी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो टियान के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। वहीं पे लिजुए पता नहीं कि टियानो की मदद करने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन सुकिंग उसे पकड़ के दोबारा पत्थर के पीछे ले जाती है, ये कहते हुए तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम वहाँ पे चली भी गई तो फिर क्या मदद कर पाओगी सिवाय खुद को नुकसान पहुंचाने के। तो फिर लिजुए यहाँ पे सुकिंग से पूछती है कि टियानो के बारे में क्या वो लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। इसमें सुकिंग आगे से कहती है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और अपने पास से एक और पोशन बाहर निकालती है। इसका वो इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। हमें इस एलेक्सियर के बारे में बताया जाता है जो कि वाइटलिटी एलेक्सियर था, जो कि अभी तक रिफाइंड नहीं था, यानी कि इसको इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट लग सकते थे। खैर हमें इसके इफेक्ट के बारे में बताया जाता है तो ये बॉडी को कुछ टाइम के लिए इनहेंस कर देता है और 1 मिनट के लिए अटैक डैमेज को दुगुना कर देगा। इसके बाद सुकिंग ज्यादा नहीं सोचती और वो तुरंत एलेक्सियर को यहाँ पे पी जाती है। उसी टाइम में हम लोग टियानो को देखते हैं जो कि स्लाइम से कहता है कि बॉस बहुत हुआ, चलो जलवा दिखाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्लाइम अपनी पावर को रिलीज करता है, तो यहाँ पे उसके पावर की वजह से सभी लोग दूर जाके गिरते हैं इलाइट ज़ॉम्बी और डायर वुल्फ के साथ में, जिसको देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी टियानो ने ऐसा क्या किया कि वो दोनों यहाँ पे दूर जाके गिर गए। इसके बाद हम लोग स्लाइम को देखते हैं जो कि वुल्फ क्विंग को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिसके बाद टियानो आगे से डिमोनिक एम्ब्रेंस का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों की मुट्ठी वो जैसे ही बंद करता है तो स्लाइम भी बिल्कुल वैसा ही करता है, जिससे डायर वुल्फ को यहाँ पे 400, 500, 600 इस तरीके से डैमेज लगते हैं और डायर वुल्फ की बॉडी वहीं पे ही पिघल जाती है कॉर्सिव एसिड की वजह से और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। इससे यहाँ पे टियानो को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और साथ में कुछ रिवॉर्ड भी। और हम लोग लिजुए को देखते हैं जो कि यप्पी कहते हुए कूदने लगती है। वहीं पे सुकिंग हैरानी हो जाती है कि टियानो ने यहाँ पे 10 लेवल के करप्टेड वुल्फ को इतनी आसानी के साथ हरा दिया बिना किसी वेपन के। इसके बाद जो दूसरा बचा हुआ वुल्फ था वो काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो हमला करने के लिए नहीं जा रहा था, इसलिए इलाइट ज़ॉम्बी अपना हथौड़ा उठाता है और गड़ाम से उसके ऊपर दे मारता है, क्योंकि अगर तुम इनके काम नहीं आए तो फिर तुम किसी काम के नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों इलाइट ज़ॉम्बी एक साथ काम करने वाले थे, जिनमें
जिनमें से एक एलाइट ज़ॉम्बी दोनों हथौड़ों को उठा लेता है और दूसरा वाला एलाइट ज़ॉम्बी उसे कमर से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है। इस एबिलिटी का नाम फ्यूज स्किल था, जिसका नाम था करप्टेड हैमर स्ट्रोम। जिसके बाद जिस ज़ॉम्बी ने यहाँ पे दूसरे वाले ज़ॉम्बी को कमर से उठाया था वो उसे लेके गोल गोल नाचने लगता है, और जिस एलाइट ज़ॉम्बी ने दोनों हाथों में हथौड़ा पकड़ा हुआ था वो गोल गोल घूम रहा था। तो एक तरीके से वहां पे बवंडर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको देख के तो टियान भी हैरान हो जाता है कि ये लोग कौन ऐसी स्किल बना रहे हैं भाई, या फिर इन्हें बचपन में कभी खेलने को नहीं मिला जो ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग हराने के लिए। टियानो अपने मन के अंदर सोचता है कि फ्यूज स्किल काफी ज्यादा पावरफुल स्किल होती है और कोई भी बिगिनर लेवल का अबायस मॉन्स्टर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और बेसोकिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि फ्यूज स्किल इस्तेमाल करने के बाद इन दोनों का डिफेंस और अटैक पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और टियानो बिल्कुल भी इन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लोग पीछे से चिल्ला के टियानो से कहते हैं कि संभल के रहना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ज़ॉम्बीज भाई पोसंपा खेलते हुए लगातार टियानो की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद स्लाइम टियान को कस के पकड़ लेती है और उड़ते हुए टॉर्नेडो से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। वहीं पे टियानो स्लाइम से अटैक करने को कहता है, तो स्लाइम जब टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश करती है तो टॉर्नेडो की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसकी बॉडी यहाँ पे एक झटके के अंदर ही चिथड़ों में उड़ जाती है और उल्टा उन्हें ही डैमेज होता है। इसके बाद इसी तरीके से टियानो उस टॉर्नेडो से टकराने वाला था तो ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पे लिजुए तो सारी पकड़ लेती है और उसे लगता है कि आज इनका अंत यहीं पे ही है। वहीं पेसो की कसम खा लेती है कि वो टियानहाओ को ऐसे नहीं मरने देगी। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे उस एलेक्सियर का इस्तेमाल करती है और उसे पी जाती है। एलेक्सियर के पीने के तुरंत बाद ही सुकिंग की बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएट करने लगती है, जिससे वो यहाँ पे एक नई फॉर्म का इस्तेमाल करती है। और ये वाली फॉर्म कैट स्पिरिट की फॉर्म नहीं थी, ये बियर स्पिरिट की फॉर्म थी, यानी कि वो आधी स्पिरिट बियर फॉर्म यानी कि भालू की फॉर्म लेने वाली थी। और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे पूरी तरीके से बियर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि अब वो हाफ ऑफ नहीं रहती, आधी बियर आधी वो नहीं, अब वो पूरी तरीके से एक बियर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसको ड्रिवड कहते हैं और यही उसका टैलेंट था। वह पेलिस जैसा यहाँ पे इस फॉर्म को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत वहीं पे बेहोशी हो जाती है। वहीं पे सोकिंग ने भी नहीं सोचा था कि वो एलेक्सियर यहाँ पे उसकी इतनी मदद कर देगा कि वो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट फॉर्म के अंदर चली जाएगी, जो कि व्हाइट बियर फॉर्म है। इसके बाद वो अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे सीधा उस बवंडर की तरफ छलांग लगा देती है ताकि वो यहाँ पे टियानहाओ को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पे टियानहाओ को नहीं पता था कि ये सफेद भालू असल में सोकिंग ही है, इसलिए वो उसको यहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर समझ लेता है और वो स्लाइम से कहता है रिट्रीट करो। इसे स्लाइम जल्दी से यहाँ पे टियानहाओ को पकड़ती है और वो बवंडर से दूर हट जाती है। लेकिन तब तक सोकिंग यहाँ पे टियानहाओ के पास पहुंच चुकी थी और तब तक बवंडर भी यहाँ पे टियानहाओ को पकड़ने वाला था, लेकिन तभी सोकिंग उन दोनों के बीच में आ जाती है, जिससे वो यहाँ पे टियानहाओ को प्रोटेक्ट कर लेती है। और टियानहाओ को लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो सही सलामत था। दरअसल सोकिंग ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए वहां पे उन दोनों ही लाइट ज़ॉम्बीज को रोक लिया था। इसके बाद वो टियानहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहती कि खड़े क्या हो, जल्दी से इन लोगों के ऊपर अटैक करो या फिर इनके भागने का इंतजार कर रहे हो। तब जाके कहीं टियानहाओ को पता लगता है कि ये सफेद भालू असल में सोकिंग है। इसके बाद टियानहाओ यहाँ पे स्लाइम से कहता है जल्दी से इम्ब्रेंस डांस का इस्तेमाल करो, तो फिर जल्दी से स्लाइम यहाँ पे अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे दोनों लाइट ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करके सोकिंग को पीछे खींच लेता है। वहीं पे सोकिंग टियानहाओ की असली स्टंट को देख के हैरानी हो चुकी थी। इसके बाद दोनों लाइट ज़ॉम्बी दोबारा खड़े होते और वो दोबारा एक साथ हमला करने वाले थे, तो सोकिंग दोबारा खड़ी हो जाती है और वो टियानहाओ से कहती है कि ये दोबारा उसी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जल्दी से स्लाइम को लो और पीछे हट जाओ। लेकिन टियानहाओ इस बार पूरी तरीके से तैयार था, इसलिए वो मौका मिलते ही यहाँ पे स्लाइम की टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है और उन दोनों ही ज़ॉम्बीज को यहाँ पे पकड़ लेता है। इसके बाद टियानहाओ अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करता है तो फिर यहाँ पे जो भी टेंटिकल्स ने स्लाइम को पकड़ा हुआ था वो सभी एक झटके के अंदर ही पिघल जाते हैं और पिघल के मिट्टी में बदल जाते हैं। इसको देख के सोकिंग हैरानी हो जाती है कि इसने इतनी जल्दी इन दोनों को हरा दिया, तो फिर अभी तक इतना ज्यादा घबराया क्यों हुआ था। इसके बाद टियानहाओ सोकिंग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम सही टाइम पे आ गई थी, नहीं तो मैं काफी ज्यादा घायल हो जाता। इस पे सोकिंग आगे से कहती है कि और मैं कर भी गा सकती हूँ, और वहीं पे टियानहाओ की जो हेल्थ थी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। लेकिन टियानहाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पहले यहाँ पे सोकिंग की इस बियर वाली फॉर्म को नहीं देखा है। तभी सोकिंग की नजर उसके अपने हेल्थ बार के ऊपर पड़ती है, तो फिर उसे पता चलता है कि उसकी हेल्थ बहुत ही जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रही है और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। ये वाला इफेक्ट उसके अनरिफाइंड यानी कि सही तरीके से तराशा ना गया हुआ एलेक्सियर पीने की वजह से हो रहा था। तभी उसकी हेल्थ इतनी जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे करके अपनी बीस्ट फॉर्म से हटने लगती है और ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। वहीं पे उसकी हेल्थ एक बार में 10 बचती है, जिसके बाद 1 पे जाके रुकती है। वहीं पे उसकी हेल्थ अभी भी नहीं रुक रही थी, इसीलिए टियानहाओ अपने पास से हीलिंग पोशन बाहर निकालता है और उसे पिला देता है, तो फिर उसकी हेल्थ दोबारा यहाँ पे रिकवर होने लगती है। लेकिन तभी सोकिंग की जो बीस्ट फॉर्म थी वो हट जाती है, तो वो पूरी तरीके से निकट हो जाती है। वहीं पे टियानहाओ को कुछ महसूस तो हो रहा था एकदम मुलायम सा, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान
हैरान रह जाता है कि ये क्या देखना पड़ रहा है भाई, क्योंकि टियानाओ की नाक से खून बहते हुए जा रहा था। तो सोकिंग उसे पूछती है कि नाक काहे बह रही है तुम्हारी। इसके बाद जब वो अपनी बॉडी की तरफ देखती है तो फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उसकी ठुड्डी के ऊपर घूंसा मार देती है। टियानाओ आगे से कहता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इसके बाद सोकिंग तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करती है और वहाँ पे कैट फॉर्म के अंदर आ जाती है। टियानाओ आगे से कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारी ही गलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सोकिंग टियानाओ को कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि किसी से कुछ भी ना कहना, ये तो जबान खींच के दांत में फंसा दो कि कुछ खा भी नहीं पाओगे। इस पे टियानाओ आगे से वही कहता है कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं। तो सोकिंग उसे जाते हुए कहती है कि देखा हो या ना देखा हो, कुछ भी किसी से कहा तो फिर कुछ कहने के लायक नहीं बचोगे। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जाके लीजुवे को चेक करते हैं तो ये आराम से सो रही थी। उसको देख के टियानाओ आगे से कहता है वाओ कितना ज्यादा ताकतवर है दिल इसका, जिंदगी इधर की उधर हो जाए लेकिन ये मस्त सो रही है। इसके बाद वो लोग उसे उठाते हैं ये कहते हुए चलो भाई तुम्हारा गुड नाइट हो गया, जल्दी से उठो। तो ये उठते ही घबरा जाती है कहते हुए कि मुझे ना खाना। भाई उन्हें समझ में आएगा तब तो वो नहीं खाएंगे ना तुम्हें, उन्हें तो तुम्हारी भाषा ही नहीं आती है। इसलिए वो लीजुवे से कहता है कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या कहा और वो तुम्हें खा के चले भी जाएंगे। इसके बाद वो उसे बताता है कि सभी मॉन्स्टर जा चुके हैं, पूरी तरीके से ये इलाका सेफ हो चुका है, हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। तो फिर लीजुवे टियानाओ के गले ही लग जाती है और उसे शुक्रिया शुक्रिया करने लगती है। लेकिन सोकिंग उन्हें अलग करती है और उनसे पूछती है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए। इस पे टियानाओ उन्हें समझाता है कि तुम्हें पता ही है कि ब्लैक अबायस ने डिफिकल्टी यहाँ पे बढ़ा दी है। इस पे सोकिंग आगे से कहती है कि उसके साथ यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और उनकी स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा हाई हो चुकी है। लीजुवे उन लोगों से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें बाहर चलना चाहिए। इस पे टियानाओ आगे से कहता है कि अबायस की अभी की सिचुएशन उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेना चाहिए। सोकिंग और लीजुवे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो अग्री कर देते हैं। इसलिए टियानाओ जब यहाँ से एग्जिट करने के लिए कंफर्म करता है तो उनका अटेम्प्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, जिससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि डंजन की डिफिकल्टी को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, स्पेशल डिफिकल्टी दी गई है नाइटमेयर, इसलिए ये लोग अबायस को छोड़ के अभी नहीं जा सकते हैं। इस पे लीजुवे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कांपते हुए कहती है कि वो लोग यहीं पे ही फंस गए हैं, अब वो लोग आगे क्या करेंगे। इस पे सोकिंग आगे से कहती है इसमें डरने की ज्यादा बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिफिकल्टी का ही साइज ही बड़ा है, वही बढ़ी हुई है, बाकी ये बिगनर ब्लैक अबायस भी है, इसके अंदर कोई भी चीज बदलाव नहीं हुआ है, ये अनबीटेबल नहीं है। टियानाओ भी आगे से यही कहता है कि डंजन के अंदर कुछ भी नहीं बदला है, बस यहाँ पे डिफिकल्टी ही बढ़ गई है, ऐसा कि लेवल भी नहीं बढ़ा है। इस पे लीजुवे उन लोगों को समझाती है कि यहाँ पे ये लोग रेगुलर मॉन्स्टर्स को तो हरा नहीं पा रहे हैं, बॉस के साथ कैसे फाइट करेंगे। इस पे टियानाओ आगे से कहता है कि हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम लोग यहाँ पे अपने लेवल को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी बढ़ा ले और 10 के आसपास ले आए, तभी वो लोग यहाँ पे बॉस को हराने के बारे में सोच भी सकते हैं। वहीं पे सोकिंग को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो लीजुवे से कहती है कि चलो अलग चलते हैं। तो वो उसे पूछती है कि वो लोग टियानाओ के साथ में नहीं जाएंगे। इस पे टियानाओ उसे बताता है अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो फिर हमें एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हम लोग जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाएंगे, और अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो फिर यहाँ पे मुझे भी लेवल अप करने में दिक्कत होगी और तुम्हें भी, इसलिए हमें अलग होना चाहिए। इसलिए लीजुवे इस बात को समझ जाती है, जिसके बाद वो अलग हो जाती है। वहीं पे सोकिंग और लीजुवे एक साथ जाते हैं और टियानाओ अकेला जाता है। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है। हम लोग टियानाओ को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली लेवल 10 पे आ चुका था। जिसके बाद हम लोग टियानाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली आराम से स्लाइम का लेवल अप करवा देता है। दरअसल यहाँ पे सिर्फ अबायस के अंदर प्लेयर्स के ऊपर ही पाबंदी है कि वो यहाँ पे लेवल 10 के ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके समन के लिए से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे जितना चाहे उतना लेवल अप कर सकता है। इसलिए टियानाओ यहाँ पे अपनी एचपी को सेक्रीफाइस करके स्लाइम को लेवल 15 पे प्रमोट करा देता है, जहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी नई स्किल नहीं मिलती है। हालांकि टियान के स्टैट्स काफी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसकी क्लास यहाँ पे समनर की है, तो फिर यहाँ पे समनर्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। वहीं पे टियानाओ के लिए जो यूनिकॉर्न वाला हैच था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, उसके लिए यहाँ पे अभी भी 2 घंटे और लगेंगे, तब जाके वो यहाँ पे यूनिकॉर्न को समन कर पाएगा। इस पे टियानाओ अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये जितनी जल्दी हैच हो जाए उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, अगर उसके पास एक और समन रहेगा तो ये और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। वहीं पे टियानाओ को अपनी इन्वेंटरी के अंदर से किताबें मिलती है, जिसके बाद जब वो उस किताब को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो हमें इस बारे में अभी नहीं बताता, क्योंकि तभी यहाँ पे उसे आवाज सुनाई देती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बॉस है जो कि यहाँ पे एक अलग जगह पे हमला कर रहा था, और टियान जल्दी से उस तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वहां से मदद करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीजुवे और सोकिंग के ऊपर हमला हो जाता है, जो कि यहाँ पे बॉस ने किया था। सोकिंग तो बच जाती है, लेकिन लीजुवे नीचे गिर जाती है, इसलिए सोकिंग को अपनी बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद वो लीजुवे को पकड़ती है और वहां से दूर हट जाती है, जिससे वो यहाँ पे उस गंडासे से अटैक को डॉज कर लेती है लीजुवे के साथ में। इसके बाद वो लोग बर्फ से होते हुए स्लाइड कर रहे थे, लेकिन तब यहाँ पे सोकिंग के ऊपर दोबारा हमला होता है, तो वो जल्दी से लीजुवे को साइड में कर देती है और स्पिरिट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाती और सीधा उस गंडासे से हिट खाती है, जिसके बाद वो उड़ते हुए दूर जाके गिरती है 2230 का डैमेज लेते हुए। तब वहाँ पे टियानाओ आ जाता है, जिसके बाद वो स्लाइम से कहता है जाओ और जाके इन्हें प्रोटेक्ट करो, इन्हें नीचे गिरना देना। इससे स्लाइम जल्दी से अपनी बॉडी को यहाँ पे एक कुशन गद्दे के अंदर बदल लेता है और उन्हें कैच कर लेता
देता है जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती और वो लोग पूरी तरीके से ठीक रहते हैं। वहीं पे सुकी को कुछ ज्यादा ही गंभीर चोटें आई हुई थी, उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे नम पड़ गई थी उसे गंडासे के हमले की वजह से, क्योंकि उसके अंदर पॉइजन टाइप का कुछ इफेक्ट भी था। जिसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का फाइनल बॉस आ जाता है जिसका नाम कॉप्स कमांडर था, जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। वहीं फिर टियानो उसे देखता है तो फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब ये पहले की तरीके ज़ॉम्बी नहीं लग रहा था, बेसिकली अब ये पूरी तरीके से इंसान बनते जा रहा था। जिसके बाद हमें इस कॉप्स ज़ॉम्बी बॉस की स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। तो इसके स्टेटस यहाँ पे 10 था, साथ ही में इसकी एचपी यहाँ पे 30,000 थी, अटैक पावर इसकी 180 थी, एजिलिटी 50 और डिफेंस 20 था। स्किल्स के बारे में ना ही जानो तो ही बढ़िया रहेगा, काफी सारी हैं। वही हम लोग सुकिंग को देखते हैं, उसकी एचपी एकदम खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो टियानो से कहती है कि तुम बॉस को नहीं हरा सकते हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी टाइम पे बॉस अपना पैर जमीन के ऊपर मारता है तो उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, ये लोग दूर जाके गिरते हैं। लेकिन टियानो खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं तो नहीं भागने वाला। वही फिर टियानो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ी हुई है, लेकिन है तो ये बिगिनर बॉस ही ना, अटैक पैटर्न तो सेम ही होगा। और अगर तुम लोगों ने गेम खेला हो तो फिर तुम्हें पता होता है कि हर एक एनिमी का वीक पॉइंट होता है, अगर तुम उस जगह के ऊपर हमला करोगे तो वो जल्दी मरेगा। वहीं पे इस क्रॉप्स किंग के लिए उसका वीक पॉइंट उसके छाती के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल था, अगर टियानो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो बॉस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। जो नाइटमेयर डिफिकल्टी की वजह से उसके जो स्टैट्स बढ़े हैं वो क्रिस्टल टूटने के बाद किसी काम के अंदर नहीं रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पे बॉस यहाँ पे अपने चेले चपाड़ों को ऑर्डर देता है टियान हाउ के ऊपर हमला करने के लिए। तो टियान हाउ स्लाइम से कहता है डिमोनिक डांस का इस्तेमाल करो। तो फिर जब स्लाइम यहाँ पे डिमोनिक डांस का इस्तेमाल करता है तो वो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो यहाँ पे एलाइट ज़ॉम्बी और जो वुल्फ आते हैं वो यहाँ पे उसकी एनर्जी से ही पिघल जाते हैं, बेसिकली एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। जिसके बाद स्लाइम डायरेक्ट यहाँ पे डंजन बॉस की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद टियानो तुरंत वहाँ पे एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम फुल आर्मेंट था, जिससे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्लाइम के जो स्टैट्स थे वो यहाँ पे डबल हो जाते हैं, जिससे स्लाइम पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके साथ ही में वो यहाँ पे स्प्लिट, डिमोनिक डांस और कॉर्सिव स्लाइम का भी इस्तेमाल करता है और साथ ही में स्प्लिट का भी। जिसके बाद वो दोनों स्लाइम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पे बॉस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पे स्लाइम दोबारा उस पुराने वाले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो बेसिकली पैरों के ऊपर हमला करके पैरों को नीचे गिराने वाला था, क्योंकि लोअर बॉडी के ऊपर डिफेंस कम होता है। लेकिन जब इस बार स्लाइम का क्लोन ये करने की कोशिश कर रहा था तो फिर यहाँ पे बॉस उसके ऊपर अपने गंडासे से एक ही अटैक करता है और उस क्लोन को एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के टियान के तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो रियल वाले स्लाइम के ऊपर भी अपने गंडासे से हमला करता है तो वो उड़ते हुए सीधा एक चट्टान में जा घुसता है और वहीं पे ही चोटे लोगे गिर जाता है। तो टियान उसे वापस बुला लेता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पे स्लाइम के हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं, वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। इसके बाद बॉस दोबारा वहाँ पे कई सारे एलाइट ज़ॉम्बी और वुल्फ को बुला लेता है और उन्हें दोबारा टियान हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजता है। अब टियान हाउ के पास यहाँ पे कोई भी चारा नहीं था, अब वो यहाँ पे सिर्फ बेबी यूनिकॉर्न की हैचिंग की स्पीड को बढ़ा सकता था। और जो टियान हाउ ने उस किताब के अंदर देखा था, उस किताब के अंदर एक स्पेल था जिसको इस्तेमाल करने से यहाँ पे समनिंग की जो स्पीड है वो दुगनी हो जाएगी, बेसिकली अंडा फूटने की। इसलिए टियान हाउ उसी मंत्र को पढ़ रहा था जिससे वो यहाँ पे उस अंडे की हैचिंग स्पीड को बढ़ा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि टियान हाउ के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो फिर सो किंग तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो एक दो बीस्ट को ऐसे ही हरा देती है और टियान हाउ से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी स्पेल को खत्म करो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसके चोटें अभी भी गंभीर थे और वो खून की उल्टियां करे जा रही थी। और उसी टाइम पे वहाँ पे बॉस भी आ जाता है, जो कि दोबारा अपना गंडासा उठा लेता है और वो यहाँ पे उनके सर के ऊपर गलाम से मारने ही वाला था। लेकिन अचानक से इन लोगों के सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है, जो कि यहाँ पे इजी लुवे ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बनाया हुआ था। हालांकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं था, बस गंडासे के एक ही हमले पे ही वो चिटक चुका था, सिर्फ 2-3 अटैक को वो और झेल सकता था। इसलिए लीज हुए टियान हाउ से कहती है कि उसका ये डिफेंस और ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने स्पेल को कंप्लीट करो। इसलिए टियान हाउ दोबारा किताब को उठा लेता है और वो यहाँ पे स्पेल को पढ़ना शुरू करता है और दूसरे अटैक के अंदर ही जो डिफेंसिव हो रहा था वो एक झटके के अंदर चकनाचूर हो जाता है। धमाके की फोर्स की वजह से लीज हुए दूर जाके गिरती है और तभी स्लाइम आगे बढ़ता है, जो कि यहाँ पे अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी के हाथों को पकड़ लेता है ताकि वो टियान हाउ के ऊपर दोबारा हमला न कर सके। इसके बाद टियान हाउ आखिरी मंत्र पढ़ता है और वो यहाँ पे स्लाइम से कहता है कि सब कुछ हो चुका है, अब तुम उसे छोड़ सकती हो। तो फिर स्लाइम जल्दी से अपने टेंटिकल्स को अलग करती है और वो यहाँ पे एलाइट ज़ॉम्बी को रिलीज कर देती है। तो फिर एलाइट ज़ॉम्बी दोबारा यहाँ अपने गंडासे को उठाता है और वो इस बार मारने ही वाला था कि उससे पहले यहाँ पे बेबी यूनिकॉर्न समन हो जाता है और उस बेबी यूनिकॉर्न के अंदर से निकलता हुआ और यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से यहाँ पे जो ज़ॉम्बी बॉस था वो आगे से फ्रीज होने लगता है। वहीं पे सुकिंग को ऐसा ही लगता है कि अब वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे और वो टियान हाउ से यहाँ से भागने को कह रही थी। लेकिन टियान हाउ बेबी यूनिकॉर्न से कहता है कि जल्दी करो भाई तुम कुछ, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो फिर हम लोग यहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम लोग बेबी यूनिकॉर्न को देखते हैं, जो कि आगे से एक झटके के अंदर एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ऐसा कैसे भाई, ये ग्रोथ स्पीड कहाँ से ला रहे हो? इसके बाद बेबी यूनिकॉर्न आगे से यहाँ पे स्टॉर्मिंग हॉर्न का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे जमे हुए ज़ॉम्बी बॉस के एकदम क्रिस्टल के ऊपर अटैक करता है और उसकी छाती को चीरते हुए उसके पार्ट निकल जाता है, क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करते
हुए। और बेबी यूनिकॉर्न ने जो यहाँ पे क्रिटिकल हिट मारा था वो 30,000 HP के आसपास था। बस एक हिट के अंदर ही उसने यहाँ पे इलाइट ज़ॉम्बी के जो क्रिस्टल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको देख के तो टियान हाउ भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बेबी यूनिकॉर्न के पास जाता है और उसे पूछता है कि ताकत कहाँ से लाते हो भाई, प्रोटीन खाते हो क्या? इसके बाद हमें बेबी यूनिकॉर्न के स्टैट्स के बारे में बताया जाता है, जिसका लेवल 1 है, HP इसकी 500 है, अटैक पावर 20 है, एजिलिटी इसकी यहाँ पे 15 है और डिफेंस 10 है। स्किल्स में भाई के पास यहाँ पे चार्म है, पियर्स है और अल्टीमेट स्किल में भाई के पास रेनबो हॉर्न है। जिस एबिलिटी का इस्तेमाल यहाँ पे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेबी यूनिकॉर्न ने यूज किया वो यहाँ पे अल्टीमेट रेनबो था। टियाना उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद स्लाइम वहाँ पे आ जाता है तो वो स्लाइम से भी कहता है कि तुमने भी अच्छा काम किया, अगर तुम उसके हाथ को ना पकड़ते तो फिर हम लोग यहाँ पे इतनी समय तक जिंदा ही ना रहते। इसके बाद टियानो बाकी लोगों के पास आता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कैसे हो। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं कि तुम्हारे बदौलत ही जिंदा बचे हुए हैं भाई, तुमने दोबारा हम लोगों की जिंदगी बचा ली। इसके बाद वो लोग टियाना से पूछते हैं कि ये तुम्हारा नया सामान किया हुआ बीस्ट है क्या? ये तो सिर्फ लेवल 1 पे है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने यहाँ पे ज़ॉम्बी बॉस को इतनी आसानी के साथ हरा दिया? इस पे टियाना भी आगे से ये कहता है कि उसे भी नहीं पता है, वो उन लोगों से इतना ही हैरान है। जिस पे सुकिंग आगे से कहती है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी बॉस एक डार्क एट्रीब्यूट मॉन्स्टर था। बेबी यूनिकॉर्न यहाँ पे डुअल एट्रीब्यूट मॉन्स्टर है, जिसके पास लाइट एट्रीब्यूट है एंड फोर्स एट्रीब्यूट है, जो दो मिलकर यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट के खिलाफ में इतना ज्यादा डैमेज दिए हैं। इस पे टियाना आगे से कहता है हाँ ये भी हो सकता है। जिसके बाद इन लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि इन लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे वंडरिंग कॉर्प्स लीडर बॉस को हरा दिया है, और क्योंकि ये नाइटमेयर डिफिकल्टी थी इसलिए इनके रिवॉर्ड को यहाँ पे डबल कर दिया जाता है और इन लोगों को फर्स्ट क्लियर बोनस भी दिया जाता है और इतने जल्दी यहाँ पे टाइम खत्म करने के लिए भी बोनस दिया जाता है और अटैक बोनस भी दिया जाता है 1 हिट किल के लिए। जैसे इन लोगों को यहाँ पे कुछ हिडन इक्विपमेंट भी मिल जाते हैं। अब इन सभी लोगों को हिडन इक्विपमेंट इनके अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जिससे हम लोग टियाना को देखते हैं तो ये एकदम सुनसान सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और इसके सामने इसका ड्रॉप इक्विपमेंट आता है। इसका नाम परगेटरी स्प्रिट क्यूब था और इसकी रैरिटी लेजेंडरी थी, यानी कि एकदम टॉप नॉच। और इन्हें जो हिडन इक्विपमेंट दिए जाएंगे वो इनके इस क्लास के हिसाब से ही होंगे। बेसिकली ये इक्विपमेंट यहाँ पे टियान हाउ के लिए ही बना था, बेसिकली समनर एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट। अब इस इक्विपमेंट के होने की वजह से टियान को कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैट्स मिलेंगे। इसमें अटैक उसकी माइनस हो जाएगी 30 पॉइंट से, डिफेंस भी यहाँ पे 30 पॉइंट से माइनस हो जाएगा और एजिलिटी भी 60 पॉइंट से माइनस हो जाएगी, लेकिन उसका माना यहाँ पे 200 पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है समनर के हिसाब से। वहीं पे टियान भी उस इक्विपमेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और जब टियानो पहली बार उस इक्विपमेंट को यहाँ पे अपने हाथों में लेता है तो फिर उसे यहाँ पे इस इक्विपमेंट की एबिलिटीज के बारे में पता चलता है, जिसका एक एक्टिव इफेक्ट था। जैसे के लिए वो जब भी किसी एनिमी को हराएगा तो फिर वो उनकी सोल को यहाँ पे इस क्यूब के अंदर ट्रैप कर सकता है। इसके बाद वो इनको यहाँ पे एक सोल समनर की तरीके इस्तेमाल भी कर सकता है, बेसिकली एक तरीके से नेक्रोमेंसर अटैक करवाने के लिए। इसका एक दूसरा इफेक्ट भी था जो कि एक्टिव ही था। टियाना चाहे तो फिर वो यहाँ पे 5 सोल्स को कंज्यूम भी कर सकता है और वो 5 सोल कंज्यूम की गई हुई यहाँ पे समन किए गए क्रिएचर के साथ अटैच हो जाएंगी, जो कि उसके एट्रीब्यूट या फिर उसकी पावर को बढ़ा देंगी। इसके बाद इसका एक तीसरा इफेक्ट भी था, चौथा भी था, जो कि यहाँ पे लेवल को कंप्लीट करने के बाद में खुलेंगे इस इक्विपमेंट के। इसके बाद से इस इक्विपमेंट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक स्पिरिट है जो कि लैंड ऑफ डार्कनेस से आई है और इसका गार्डियन यहाँ पे फॉरबिडन सिंस है। टियानो भी अपने मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे सोल स्पिरिट को भी समन कर सकता है बैटल के दौरान में, और साथ ही में वो यहाँ पे किसी भी समन किए हुए क्रिएचर को इनके साथ अटैच भी कर सकता है। फिर टियानो को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी उसके पास यहाँ पे लाइट आती है जो उस क्यूब के अंदर घुस जाती है और टियानो जब उस क्यूब को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि इस क्यूब के अंदर यहाँ पे नाइटमेयर रैंक का लीडर बॉस आ चुका है, जिसको उसने अभी हराया था क्रिस्टल को तोड़ के। उसकी सोल यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। इस पे टियानो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इस तरीके से हर एक बैटल के बाद में यहाँ पे कई सारी सोल्स को कलेक्ट कर सकता है। और ये सब चीजें जो हो रही थी वो टियानो के मन के अंदर हो रही थी, क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि सुकिंग उसके ऊपर हमला कर देती है वुल्फ की कॉल पे, जिसको देख के टियानो घबरा जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सुकिंग अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है और टियानो से कहती है डर गए क्या? इस पे टियाना आगे से कहता है फट तो जाएगी ही ना जब अचानक से एक वुल्फ तुम्हारे ऊपर हमला कर दे और बाद में पता चले कि वो तुम्हारा जिगरी दोस्त है। इसके बाद वो सुकिंग से पूछता है कि तुम तो एक स्पिरिचुअल कैट थी ना, तुम अचानक से वुल्फ के अंदर कैसे बदल सकी? इस पे वो टियाना को अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम्हें हिडन इक्विपमेंट मिला है, मुझे भी एक मिला है। इसके बाद हमें यहाँ पे सुकिंग के हिडन इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि मॉडल जो कि इमॉर्टल बर्ड फेदर था। इसकी रेयरिटी यहाँ पे एपिक थी, यानी कि टियान हाउ से कम। और ऑफकोर्स टियान हाउ की तरह ये इक्विपमेंट भी यहाँ पे सुकिंग की क्लास के हिसाब से ही बनाया गया था, जो कि उसके क्लास के लिए एकदम एक्सक्लूसिव था, ड्रूविड क्लास के लिए। वहीं पे इसको पहनने से यहाँ पे सुकिंग के जितने भी स्टैट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। टियाना आगे से कहता है कि तुम्हारे स्टैट्स डबल हो जाएंगे, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इक्विपमेंट मेरे वाले से कई गुना बेहतर है। वहीं पे टियाना के इक्विपमेंट की तरह इस इक्विपमेंट के अंदर भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट थे, जैसे कि पहला एक्टिव इफेक्ट था जिसके अंदर वो यहाँ पे एक डेडली फोर्स्ड वुल्फ के अंदर बदल सकती है। वहीं पे दूसरे इफेक्ट के अंदर वो यहाँ पे एक पावरफुल भूरे बालू के अंदर बदल सकती है, जो कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। वहीं पे तीसरे इफेक्ट के अंदर
अंदर वो यहाँ पे अपने ड्रूइड पावर का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल बर्ड यानी कि पंछी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन ये वाला एक्टिव स्किल यहाँ पे 2 साइड इफेक्ट के साथ में आता है जिनके बारे में यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। टियाना आगे से कहता है कि ये चीज क्या है भाई इतनी ज्यादा खतरनाक, वहाँ पे ऑथर ने जानबूझ के ये ऐसे बनाया है भाई, हमें भाई सब पता है ऑथर, आरामी बना हमसे छुप नहीं पाता, आंखों से हवस ढूंढ लेते हैं हम लौंडे जो हैं। खैर सुकिंग ऐसे चले जाती है ये कहते हुए कि उसे अब यहाँ पे साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। टियाना उससे कहता है अब कौन सा हम लोग कोई बैटल लड़ने जा रहे हैं, इस्तेमाल कर लो ना, साइड इफेक्ट होंगे वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे लिजुए आती है जो कि इन लोगों को आवाज लगाती है। तो फिर यहाँ पे लिजुए को भी उसके एक्सक्लूसिव क्लास के हिसाब से एक हिडन इक्विपमेंट मिला था। तो फिर हम लोग लिजुए के पास एक नई हैट देख पाते हैं और साथ ही में उसके पास एक फेरी भी आ चुकी थी। उसको देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चीज है भाई। इस पे लिजुए आगे से उन लोगों को यहाँ पे खुश होकर बताती है कि अब से वो उन दोनों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। वहीं पे लिजुए की जो फेरी थी ये बड़ी प्यारी है भाई। इसके बाद लिजुए उन लोगों को बताती है कि उसे भी यहाँ पे एक पावरफुल इक्विपमेंट मिला है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम लोगों को लिजुए के इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम यहाँ पे सैक्रॉन्स मैजिक हैट था और इसकी रेयरिटी यहाँ पे रेयर थी, यानी कि ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्लास के हिसाब से सच में रेयर है। खैर ये मैजिक हैट यहाँ पे सेट के हिसाब से आती है, यानी कि मैजिक हैट के साथ में यहाँ पे स्टाफ भी मिलेगा, रोब भी मिलेगा और साथ ही में एक नेकलेस भी मिलेगा, यानी कि कपड़ा, झाड़ू और डंडा सब कुछ मिलेगा इसमें। हर किसी के पास कुछ खास एट्रीब्यूट नहीं है लेकिन जब पूरे सेट को एक साथ पहना जाएगा तो कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे बढ़ जाएंगे। टियाना ने सैक्रॉन के बारे में कभी भी नहीं सुना था, वो आगे से पूछता है कि ये जनाब कौन है भाई। वहीं पे सुकिंग ने भी इस बंदे के बारे में नहीं सुना था तो वो आगे से ये कहती है कि रंजन से बाहर निकलने के बाद हम लोग सीधा स्कूल जाएंगे और टीचर से इस बारे में पूछेंगे। वहीं पे लिजुए का इक्विपमेंट भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट के साथ में आता है। 2 तो पैसिव थे जिनमें से पहला वाला यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट को समन करेगा जिसको हम लोगों ने देख ही लिया है, और दूसरा वाला यहाँ पे जो स्पेल्स होंगे उनके इफेक्ट को 3 गुना कर देगा। बाकी 2 एक्टिव इफेक्ट थे जो अभी तक लॉक थे। इसके बाद टियाना उस फेरी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही तो सैक्रॉन नहीं है, जिस पे वो फेरी भी आगे से कहती है कि वो पैसिव स्किल कमाल की है ना। इसके बाद टियाना अपने क्यूब को दोबारा देखता है और आगे से कहता है इसकी रेयरिटी एकदम हाई है लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों के इक्विपमेंट के सामने ये चाय कम पानी है। इसके बाद टियानो के दोनों पेट्स यहाँ पे आ जाते हैं और टियानो उन्हें सहलाते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से आज हम लोग सही सलामत हैं और हमें ये सब कुछ इक्विपमेंट भी मिल गए। वहीं पे सुकिंग भी यहाँ पे बेबी यूनिकॉर्न को पैड करने की कोशिश करती है, यानी कि सर सहलाने की कोशिश करती है, तो बेबी यूनिकॉर्न उसे फुल इग्नोर कर रहा था। ये कहते हुए दूर रहियो भैया, मुझसे नहीं सींगे घुसेड़ दूंगा। वहीं पे वो लिजुए के पास चला जाता है और बड़े आराम से उसे सहलाने देता है, जिसको देखिए सुकिंग आगे से कहती है कि ये मुझे पैड करने क्यों नहीं दे रहा भाई। इस पर टियाना आगे से कहता है कि वो हम सभी लोगों को पता है, हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं पता कि कब इसके अंदर क्या हो जाए। जिसके बाद वो लोग जैसे ही यहाँ पे डंजन से बाहर निकलते हैं तो फिर बाहर जितने भी लौंडे थे वो सभी आगे से कहते हैं कि ये कौन आ गया भाई, ये तो बला की खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरती हमने आज तक नहीं देखी, ये तो देवी है देवी। टियाना अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, मुझे भी तो दिखाओ। जिसके बाद वो पलट के जब पीछे देखता है तो फिर वहाँ पे एक और नई लड़की आ चुकी थी, जिसको देख के टियाना बौखला ही जाता है कि ये कौन मोहतरमा है भाई, और इसके भी आगे से भाई नाक से खून बहने लगता है। उसे टाइम पर वो लड़की टियाना उसे कहती है मास्टर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। इस पे टियाना आगे से कहता है कहीं तुम्हें यूनिकॉर्न तो नहीं हो जिसको मैं अभी तक भाई साहब कह रहा था। इसके बाद हम लोग टीचर और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी कुछ देर पहले डिफिकल्टी की वजह से बाहर फेंक दिए गए थे। उसी टाइम पे एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है और वो टीचर को बताता है कि कुछ हो गया है। टीचर उसे पूछता है क्या हुआ भाई, तो वो बंदा टीचर को बताता है कि अभी अभी कोई डंजन से बाहर निकला है, वो भी सही सलामत बिना किसी दिक्कत के। टीचर आगे से कहता है क्या उन्हें चोट लगी है क्या, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चलो चलते हैं वहाँ पे। लेकिन उसी टाइम पे वो स्टूडेंट टीचर को बताता है कि वो लोग सही सलामत है और उनके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई है। इसके बाद सभी लोगों के पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि टियाना की टीम ने यहाँ पे नाइटमेयर डिफिकल्टी को पास कर लिया है और बॉस को भी हरा दिया है। इसके बाद हम लोग बेबी यूनिकॉर्न को देखते हैं जो कि यहाँ पे टियाना से कहती है ग्रीटिंग मास्टर, तो टियाना उससे कहता है दूर रहो, पास ना आना मेरे। इस पे वो टियाना के साथ चिपकते हुए कहती है कि ऐसा क्यों मास्टर, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या, मैं तो तुम्हारी ही पेट हूँ। टियाना से कहता है कि मुझे कुछ कहना है पहले दूर हो जाओ मुझसे और कुछ भी ना करो, चुपचाप खड़ी रहो। वो ये दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। वही टियाना के हाथ गलत जगह पे थे, टियाना खुद से नहीं कर रहा था, ये यूनिकॉर्न की गलती है। लेकिन सुकिंग को पता नहीं क्या गुस्सा आता है और वो टियाना के मुंह का नक्शा बिगाड़ देती है, कहते हुए कि तुम एक नंबर के ठरकी हो भाई, उसने क्या किया यार, उसको क्यों पे ले जा रही हो तुम। एलिजाबेथ टियाना से कहती है कि तुम रुको यार, मैं तुम्हारे ऊपर अभी हीलिंग पे स्पेल मारे दे रहा हूँ, अभी ठीक हो जाओगे तुम एकदम। चलो अच्छा, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल भी मारे देती हूँ और साथ ही में जादू भी, जिससे तुम्हारा चेहरा चमक जाएगा। इस पे टियाना एलिजाबेथ से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो यार, तुम तो सुकिंग के तरीके बिल्कुल भी नो, ना ही गुस्सैल हो, तुम बहुत ज्यादा बढ़िया हो। इस पे वो टियाना से कहती है कि पार्टी मेंबर्स एक दूसरे की मदद करते ही रहते हैं। इसके बाद सुकिंग आगे बढ़ती है और वो यूनिकॉर्न को अपनी एक जैकेट पहना देती है। जिसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। उसको देख के पहले तो वो लोग पहचानते नहीं है, लेकिन जब सुकिंग बताती है कि ये
अपना प्रिंसिपल है। तो फिर लिजुवे आगे से पूछती है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है। सुकिंग आगे से कहती है कि वो हमारे लिए सरदर्दी बनेगा, लेकिन लिजुवे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम लोग यहाँ पे है। उसको देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि काहे मुसीबत मोल ले रहे हो भाई, अगर तुम्हें गड्ढे में कूदने का शौक है तो खुद कूदो ना, हमें क्यों कूदा रही हो। खैर इसके बाद प्रिंसिपल इन लोगों की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि इन चारों को पकड़ते हैं और वहाँ से फट से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और प्रिंसिपल को कुछ पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ। जो ये लोग टेलीपोर्ट हुए थे ये लोग दूर एक जंगल के अंदर आके टेलीपोर्ट होते हैं, जिस पे सभी लोग एक झटके के अंदर दूर हटते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। वहीं पे टियाना को पता चल जाता है कि ये इन्हीं का ही टीचर है, तो वो पीछे मुड़ के सुकिंग से कहता है कि ये हमारी क्लास के टीचर है, शांत हो जाओ, कुछ भी ना करना। इसके बाद टियानो यहाँ पे क्लास टीचर से पूछता है कि हो क्या रहा है सर, ये तो बताइए। इस पे टीचर आगे से बताता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, ब्लैक अबायस के अंदर बहुत ही बड़ा केओस हुआ है और कई सारे लोगों की जाने गई हैं और कई सारे लोग घायल हो चुके हैं, और जो इन सभी चीजों का गुनहगार है दिखने से ऐसा लगता है कि वो तुम हो। टियाना अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या मैं? तो टीचर आगे से कहता है तुम नहीं, तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा बीस्ट है जिसको तुमने समन किया है और तुमने इसके साथ यहाँ पे ब्लैक अबायस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी वजह से शायद से ये डिफिकल्टी बढ़ गई और कई सारे लोग घायल हो गए और ये केओस हुआ। इस पे टियाना हैरान होकर पूछता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला? तो टीचर ने अंदाजा ही लगाया था, लेकिन टियाना ने ये कह के साबित कर दिया कि हाँ आप सही हो। फिर क्लास टीचर आगे से उस बूढ़ों को याद करते हुए कहता है बूढ़ो आपने मुझे बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वही जो टियाना को भाई 300 गोल्ड कॉइन में अपनी झड़ी दे रहा था, झड़ी भी नहीं दी और पैसे ऊपर से ठग लिए। फिर इसके बाद क्लास टीचर आगे बढ़ता है और वो टियाना से कहता है बेटा तुम तो गए, तुम्हारी किस्मत खत्म है, तुम्हारा खेल यहीं पे ही खत्म है। इस पे टियाना आगे से कहता है कि ये क्या बोल रहे हो यार, अभी तो बच्चा में जवानी भी नहीं पार की यार, 16 साल का ही हूँ, थोड़ा सा सही से बोलिए, कुछ क्या करना है ये बताइए। लेकिन ये लोग आगे कुछ कर पाते हैं उससे पहले प्रिंसिपल के लोग इन्हें दोबारा ढूंढ लेते हैं कि ये क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो भाई, प्लॉट पे प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट मिल रहे हैं। फिर इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इन सभी को पकड़ लो और एक को भी भागने धन देना। भाई जब प्रिंसिपल यहाँ पे क्लास टीचर को देखता है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। जिस पे क्लास टीचर पीछे मुड़ता है और वो आगे से कहता है टीचर जी जरा मुझे समझाने दीजिए, ये हमारे ही स्कूल के बच्चे हैं, इनके ऊपर ज्यादा कष्ट न ढाइए। जैसे टियाना को समझ में आ जाता है कि क्लास टीचर और प्रिंसिपल दोनों यहाँ पे जूनियर डिसेबल और सीनियर हैं। फिर प्रिंसिपल आगे से कहता है कि अब से ये लोग और ज्यादा हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं और ना ही हमारे स्कूल के हैं। मैं अभी ये बात डिक्लेयर करता हूँ कि सुकिंग, टियाना और लिजुए इन तीनों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, जिसपे इन दिनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या बोल दिया भाई, डिग्री तो दे दो कम से कम हम लोगों को। टीचर आगे से कहता है कि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ तो फिर निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। इस पे सुकिंग आगे से कहती है किस अधिकार पे भाई, हमने क्या तोड़ा भाई, हमने किसकी बाग से आम तोड़ लिया या फिर स्कूल के नल को तोड़ दिया। जिस पर प्रिंसिपल आगे से कहता है मैं प्रिंसिपल हूँ, इस बिहाफ पे मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। उसी टाइम पे टियाना आगे बढ़ता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि तुम बिना किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करे ही तुम हमें बाहर निकाले हो, इसके पीछे कोई वजह है, कोई रीजनेबल थिंग है ये। उसी टाइम पे क्लास टीचर भी आगे से यहाँ पे प्रिंसिपल से कहते हैं कि ये सही बात है, तुम एक प्रिंसिपल हो, यहाँ पे तुम ऐसे ही बिना किसी वजह के लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते हो। इसके बाद वो टियाना के ऊपर इशारा करते हुए कहता है ऊपर से ये ऐसा रैंक का टैलेंट है जो कि सालों में एक बार निकलता है, क्या आपको सच में लगता है कि हम लोग ऐसे टैलेंट को यहाँ पे ऐसे ही बाहर फेंक सकते हैं? लेकिन प्रिंसिपल क्लास टीचर को साइड में करते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आज के आज ही इन लोगों को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। वह प्रिंसिपल का चेहरा बता रहा है कि वो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में है, क्योंकि अगर इन लोगों ने देरी कर दी तो फिर इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे एक तीसरा ग्रुप आ जाता है जो कि इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, ये कहते हुए कि तुम लोग यहीं पे रुको, तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 लोग और आ जाते हैं, जिनमें से एक लोली थी, एक गैरू थी और एक सामुराई बॉय था। देख रहे हो तुम, ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहे हैं और उसके बाद भी एक ट्विस्ट है। खैर ये बोनी लड़की थी, वो आगे से कहती है कि तुम में से कौन समझ रहे भाई, जिसने यहाँ पे नाइटमेयर डिफिकल्टी को इतनी आसानी के साथ पार कर लिया, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस पर टियाना आगे से यहाँ पे बॉडी साइज के हिसाब से उस लड़की से कहता है सीनियर सिस्टर, सॉरी जूनियर सिस्टर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इस पे वो लड़की आगे से भगाड़ जाती है और चीखते हुए कहती है साले तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी मैं, डुपान रॉयल फैमिली की डॉटर हूँ मैं, जियांग याओ, ये नाम से बुलाओ मुझे, अगली बार से कोई लिटिल सिस्टर पीटर सिस्टर कहा तो मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी, वो भी उछल के, छोटी हूँ ना। वही फिर टियाना को यकीन नहीं होता, वो आगे से कहता है डुपान रॉयल फैमिली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ करतब करके दिखाओ, पहले बैक फ्लिप मार के दिखाओ तब मानूंगा। फिर इसके बाद प्रिंसिपल आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे जियांग याओ को मक्खन लगाते हुए कहता है कि आप समझिए हम इन लोगों को पहले कस्टडी के अंदर ले चुके हैं, हम इन्हें वापस ले जाने वाले हैं इनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। इस पे जियांग याओ यहाँ पे प्रिंसिपल को ऑर्डर देते हुए कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, इन लोगों को रिलीज कर दो। उसी टाइम पे मेड आगे बढ़ती है जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल को एक टेलीपोर्टेशन लिफ्ट का स्क्रॉल देते हुए कहती है कि हम इन्हें वापस अबायस के अंदर लेके जा रहे हैं, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्लास टीचर हम लोगों को बताता है कि ये जो रिफ्ट स्क्रॉल है ये कोई ऐसा वैसा रिफ्ट स्क्रॉल नहीं है, ये जो स्क्रॉल है वो एक बहुत ही बड़ी रिफ्ट अबायस का स्क्रॉल है, जिसको यहाँ पे सेंचुरी से ढूंढना रहेगा, यानी कि 10 साल से। और कई सारे लोग इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये स्क्रॉल यहाँ पे रूपॉन फैमिली के पास होगा। साथ ही में वो ये भी बता देते हैं कि ये ब्लैक अबायस डंजन का लेवल यहाँ पे 25 से 50 के आसपास होना चाहिए, लेकिन टियाना यहाँ पे सिर्फ 10 ही
लेवल पे है, अगर वो इस अबायस के अंदर जाएगा तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन जियांग यहाँ पे टियानाओ से कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें डुपॉन्ट फैमिली को ज्वाइन करना है और हमारे साथ मिलकर यहाँ पे रिफ्ट वैली ब्लैक अबायस को एक्सप्लोर करना है, एक टीम बना के। टियानाओ हाथ खड़े कर देता है ये कहते हुए कि मैं कोई भी काम नहीं करने वाला। इस पे जियांग याओ का आगे से माथा गर्म होने लगता है। वो आगे से कहती है कि तुम क्या बोले, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। बोनी है ना तो गुस्सा ज्यादा जल्दी आता है, खून खड़ाक से एकदम माथे के ऊपर पहुंच जाता है, हाइट कम है ना। उसी बीच प्रिंसिपल इन लोगों के बीच में आता है और वो यहाँ पे जियांग याओ से कहता है कि मुझे तुम्हारा मूड खराब करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये हमारा स्टूडेंट है, हम इसे वापस लेके जा रहे हैं। अभी तो निकाल दिया था यार तुम्हें, अब ये तुम्हारे स्टूडेंट कैसे बन गए। जियांग याओ आगे से कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं बात करूं तो बीच में कोई उंगली करे। इसके बाद मेड आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे प्रिंसिपल से कहती है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुमने इन्हें निकाल दिया है, तो ये तुम्हारे स्टूडेंट कैसे हुए। जिस पे प्रिंसिपल आगे से कहता है अभी भी स्टूडेंट है यार, थप्पा कहाँ मारा है इनके एक्सपेल पेपर के ऊपर। लेकिन इसके बाद वो मेड आगे से यहाँ पे प्रिंसिपल को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम एक रॉयल फैमिली के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है। इस पे प्रिंसिपल आगे से कुछ भी नहीं भावता है और वहीं पे लिजुए टियानाओ से पूछती है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसके बाद जियांग याओ दोबारा आगे बढ़ती है और वो टियानाओ को याद दिलाती है कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने यहाँ पे नाइटमेयर लेवल के ब्लैक अबायस को अभी ही क्लियर किया है और कई सारे लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर ही हैं। टियानाओ थोड़ा सा इर्द गिर्द होकर देखता है तो कई सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। वहीं पे कई सारे लोग सोकिंग और लिजुए को घबराने भी लगते हैं, तो वो तुरंत ही यहाँ पे टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। ये कहते हुए अगर हम लोग यहीं पे रहेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, इसलिए रिस्क ले लेना चाहिए। इसके बाद जियांग याओ टियानाओ से पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या। तो फिर यहाँ पे टीचर आगे बढ़ते हैं और वो टियानाओ से ना जाने को कह रहे थे। ये कहते हुए अगर तुम उस अबायस के अंदर जाओगे तो फिर तुम्हारे वापस आने के चांसेस 0 हैं, बहुत ज्यादा खतरा है वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद टियान यहाँ पे इस टीम को ज्वाइन कर लेता है, डुपॉन्ट फैमिली को ज्वाइन कर लेता है। तो फिर लिजुए भी आगे से इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है, जिसपे जियांग याओ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मीड आगे बढ़ती है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि इन्हें अभी के अभी रिलीज कर दो। तो प्रिंसिपल तुरंत उन लोगों को रिलीज भी कर देता है। क्लास टीचर आगे से कहता भी है कि आप इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, इनकी जान खतरे में रहेगी। लेकिन प्रिंसिपल आगे से कहता है कि तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये लोग भगवान भरोसे और अपने भरोसे हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शॉर्ट्समैन था वो आगे से यहाँ पे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम जू सेंग है, जो डुपॉन्ट रॉयल फैमिली का शॉर्ट्समैन गार्ड है। इसके बाद वो मेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसका नाम लूसी है और ये डुपॉन्ट रॉयल फैमिली की चीफ बटलर है। बटलर एक तरीके से मेड ही होता है, लेकिन पावरफुल और थोड़ा सा ज्यादा जानकार। और वो लूसी के बारे में बताते हुए कहता है दिखने में ये खूंखार है लेकिन दिल की साफ है और साथ ही में स्ट्रांग भी है। इसके बाद जियांग याओ उन लोगों से कहती है कि हम लोगों ने टीम बनानी है, अब से तुम लोग मुझे फॉलो करोगे। जिसके बाद वो लोग देखते ही देखते वहां से गायब भी हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत में और तुरंत ही डुपॉन्ट फैमिली के रॉयल मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वह सभी लोग इस मेंशन को देख के हैरानी हो चुके थे और टियान आगे से पूछता है कि ये जो पीला पीला है सोने का है क्या। वह लिजुए को कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही थी। वो सोकिंग से कहती है कि यहाँ पे दाल में कुछ तो काला है और साथ ही में सोकिंग को भी लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो काला है। इसके तुरंत बाद ही जू सेंग यहाँ पे सोकिंग के गर्दन के ऊपर तलवार रख देता है और वहीं पे लूसी लिजुए को गन पॉइंट पे ले लेती है। वो लोग उनसे पूछते हैं कि इन सभी चीजों का क्या मतलब है भाई। इस पे जियांग याओ पीछे मुड़ के आगे से हंसते हुए कहते हैं कि तुम जैसे लोगों को इतनी जल्दी स्कैम करना काफी ज्यादा इजी है भाई, थोड़ा सा डरा धमका दो क्यों, तुम लोग तुरंत ही कहना मानने लग जाते हो। इसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे लूसी से कहती है कि जरा इन लोगों की तुम रिटर्न टिकट मार देना हरिद्वार की, दोबारा कभी वापस ही ना आए। लेकिन उसी टाइम पे टियान हाओ यहाँ पे इस्लाम के टेक्निकल्स का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को ही पकड़ लेता है और साथ ही में मौका रहते ही वो लूसी को एकदम खतरनाक तरीके से पकड़ लेता है कि वो उसकी बलि ही चढ़ा देगा। इसके बाद टियान हाओ यहाँ पे जियांग याओ से कहता है कि क्या मतलब है भाई, आप क्या प्लानिंग कर रही हैं। इस पे जियांग याओ आगे से कहती है तो तुमने नोटिस कर लिया, काफी ज्यादा समझदार हो। बेसिकली ये भी प्लॉट ट्विस्ट था। बेसिकली जियांग याओ यहाँ पे ये चेक करना चाहते थे कि ये लोग कितना ज्यादा सतर्क हैं और कितना ज्यादा यहाँ पे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, जिसमें से टियान हाओ यहाँ पे टेस्ट को पास कर लेता है। इसके बाद टियान हाओ यहाँ पे उन दोनों को रिलीज कर देता है और स्लाइम उसके पास आ जाता है। इसके बाद टियान हाओ उन लोगों को बताता है कि उसे कैसे इस बारे में पता चल गया कि वो लोग उनका टेस्ट ले रहे हैं। वो बताता है कि जू सेंग यहाँ पे काफी ज्यादा रिलैक्स चेहरा बना के हुए था, लेकिन उसका अंगूठा हमेशा से उसकी शॉट के ऊपर ही था कि वो तुरंत यहाँ पे शॉट को बाहर निकाल सके। और ये चीज लूसी के ऊपर भी लागू होती है, वो पूरी तरीके से रेडी थी कि वो तुरंत ही यहाँ पे गन को बाहर निकाल सके। और ये बात जियांग याओ की तो फिर उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस पे जियांग याओ उन लोगों की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम लोग वही रोकी हो जिन लोगों ने यहाँ पे नाइटमेयर डिफिकल्टी को पार किया है, तो फिर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे शार्प होना ही था, जो कि तुम लोगों ने साबित कर दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, तुम तो पहले एडवांटेज के अंदर हो, तुमने अभी भी यहाँ पे अपने समन्स को रिलीज क्यों किया हुआ है। इस पर टियान हाओ मेड्स की तरफ देखता है जिनके हाथों में छुरा था। वो आगे से कहता है कि इनके हाथों में रामपुरी देख रहे हो, ये जगह तुम्हारी है, अगर हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे तो फिर दोनों ही पार्टीज को यहाँ पे सफर होगा, दोनों ही नुकसान होगा, लेकिन हमें ज्यादा होगा। इस पे जियांग याओ आगे से कहती है कि तुम देख ही सकते हो कि
कि तुम्हारा लेवल हमसे ज्यादा है, लेकिन मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगी कि हम किसी कीड़े मकोड़े की तरह हैं जो कभी भी किसी के पैरों तले रौंद दिए जा सकते हैं। हमें लड़ना अच्छे से आता है। फिर इसके बाद लूसी आगे बढ़ती है और वो उन लोगों से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि हम बस तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते थे और कुछ भी नहीं। लेकिन सोकिंग का मूड खराब हो जाता है, उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। खैर जिंगयो यहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे से लंच का प्लान किया है, खाना खाते हुए जाना। इसके बाद सोकिंग आगे बढ़ती है और वो टियाना से कहती है कि ये लोग बिल्कुल भी काइंड नहीं है, कि सच में हमें इनके साथ काम करना चाहिए। काम से ज्यादा तो ऐसा लगता है कि हम लोग आपस में ही फाइट करेंगे। टियाना उन्हें समझाते हुए कहता है कि मैंने भले यहाँ पे अपना जलवा मचा दिया, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी किया होता तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि सबसे पहले तुम दोनों का ही नंबर आता और तुम दोनों ही सबसे पहले स्वर्गवासी बनते। इस पे सुकिंग का रिएक्शन कमाल का था। वो आगे से कहती है क्या बोल रहे हो भाई, इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस पे टियाना आगे से कहता है कि अब इन्हें फॉलो किया है तो ये झेलना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग गैलरी से होते हुए गुजरे तो फिर यहाँ पे कई सारी पेंटिंग लगी हुई थी। टियाना इन पेंटिंग के बारे में पूछता है तो जू सेंग आगे से बताता है कि ये सभी डुपॉन्ट फैमिली के हिस्टोरिकल फोटोज हैं। बेसिकली जितने भी रॉयल गार्ड्स थे यानी कि फैमिली मेंबर्स थे, उनकी फोटो यहाँ पे टंगी हुई थी, जैसे कि आगे के एक एपिसोड के अंदर टंगी हुई थी। बाबा आदम से मॉडर्न एज तक सबकी लगी हुई थी। जिंगया और टियाना को बताती है कि डुपॉन्ट रॉयल फैमिली यहाँ पे हजारों सालों से स्थित है, वो तब से यहाँ पे चली आ रही है और इनका जो पहला प्रोफेशन था यानी कि जो फाउंडर था डुपॉन्ट फैमिली का, वो एक समनर हुआ करता था, बिल्कुल टियाना के तरीके। टियाना हम लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि डार्क अबायस के अंदर कई सारी एबनॉर्मलिटीज रहती ही रहती हैं, यानी कि अजीबोगरीब चीजें, और उनका सामना करने के लिए डुपॉन्ट फैमिली ने यहाँ पे बाकी रॉयल फैमिलीज के साथ हाथ मिला लिया और वो लोग यहाँ पे डार्क अबायस को सील करने के लिए चले गए। लेकिन जो फाइनल बैटल हुआ वो लोग उस बैटल को हार गए। और जिंगयाओ आगे की कहानी कंटिन्यू करते हुए कहती है और उस बैटल के दौरान में उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी जान गवा बैठे और उनकी सोल भी पूरी तरीके से सेटर हो गई। इसके बाद समनर्स का जो कनेक्शन यहाँ पे स्प्लिट स्टोन के साथ में था वो टूट गया। अगर तुम्हें स्प्लिट स्टोन ना याद ना हो तो फिर इन लोगों को एबिलिटीज उसी स्टोन से मिलती हैं और तब के बाद से यहाँ पे समनर्स का लेवल एकदम नीचा हो गया और लोग उन्हें यूजलेस कहने लगे। इसके बाद वो जिंगयाओ को बताती है कि सिर्फ वही एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे हजारों सालों में पहली बार एक समनर बना है जिसका क्लास यहाँ पे ऐसा है। टियाना आगे से कहता है व्हाट। इसके बाद वो लोग डाइनिंग एरिया के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों के लिए बढ़िया से खाना सजाया गया हुआ था। वहीं पे सोकिंग और जिनयो को टियाना की चिंता हो रही थी। वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें इनके टारगेट हो, खुद को संभाल के रखना, कहीं खाने में मीठी खीर ना मिला दे। वहीं पे एलिजाबेथ तो टियाना से ये भी कहती है कि ये लोग तुम्हें सेक्रीफाइस कर देंगे अपने एंसेस्टर को दोबारा जिंदा करने के लिए। इस पर टियाना पीछे मुड़ के एलिजाबेथ से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ती हो, कॉमिक्स देखती हो, ये सब कुछ बंद कर दो। इसके बाद इन लोगों की नजर खाने के ऊपर पड़ती है तो ये लोग खाने को देख के भाई मगन हो जाते हैं और इनका जी ललचा जाता है। इसके बाद ये कुछ नहीं कहते और चुपचाप टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। जिंगया यहाँ पे इन लोगों को बताती है कि उसने यहाँ पे इन लोगों को चूज क्यों किया। बहुत सालों पहले जो यहाँ पे एक फाइनल बैटल हुआ था जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना, तो फिर वो बैटल यहाँ पे रिफ्ट वैली डार्क अबायस के अंदर हुआ था और जिंगया को ऐसा लगता है कि फाइनल बैटल के कुछ क्लूज वहाँ पे अभी भी छुपे हुए हैं और जिंगया को ऐसा लगता है कि टियाना हाउ ही वो ऐसी चाबी है जो कि यहाँ पे उन क्लूज को ढूंढ के ला सकती है या फिर उन्हें बाहर निकाल सकती है। लूसी उन लोगों को समझाती है कि चिंता ना करो, भले यहाँ पे रिफ्ट डार्क वैली अबायस का जो लेवल है वो हाई है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे तो फिर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ऑफ कोर्स डंजन से जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तुम लोगों का ही होगा। जो सिंह आगे से कहता है कि ये तीनों कमजोर नहीं है, इन दोनों के पास पहले से ही यहाँ पे काफी अच्छे ग्रेड के इक्विपमेंट है और साथ ही में इन लोगों ने नाइटमेयर डिफिकल्टी के डंजन को भी क्लियर किया है। इस पे टियाना आगे से भड़क जाता है और वो यहाँ पे जोसंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि हम लोगों के पास क्रिस्टल ग्रेड के इक्विपमेंट है। तो फिर जिंग यहाँ पे लीजुए की हेड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये हेड यहाँ पे टाइफून रॉयल्टी की सीज का रिलिक है और उसी एक ही टाइम पे ये यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल हेड मानी जाती है पूरे साइक्लोन मैजिकल ओम सेट के अंदर। इस पे लीजुए आगे से हैरान होकर पूछती है कि सच में यहाँ पे इतना पावरफुल रिलिक है क्या ये। जिंग उन लोगों से कहती है कि बाकी सभी चीजें मैं तुम्हें अपनी जर्नी के दौरान में समझा दूंगी, अभी के लिए खाना खा लो। और मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने खाना खाया था कि ये नहीं खाया था, क्योंकि अगले ही पल टेबल भाई उठ जाती है पर्दे सहित और इन लोगों के नीचे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल आ जाता है और ये सभी लोग यहाँ पे उस मैजिक के सर्कल के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद लूसी उस मैजिक सर्कल के बीच में जाती है और जोसेंग पीछे मुड़ के उन लोगों को बताता है कि अब तुम लोग एकदम कमाल की चीज देखोगे। दरअसल लूसी अब यहाँ पे उसी डंजन अबायस स्क्रोल का इस्तेमाल करने वाली थी जो कि टेलीपोर्ट कर देगा इन लोगों को डायरेक्ट उस ब्लैक अबायस के अंदर। वे लूसी जैसे जैसे यहाँ पे उस स्क्रोल का इस्तेमाल करते जा रहे थे तो फिर इसके बॉडी के जो कपड़े थे वो यहाँ पे गायब होने लगते हैं और देखते ही देखते उस स्क्रोल के अंदर से यहाँ पे गेट बाहर निकलता है जो कि उस अबायस का था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हुआ है। हाय गाइस, तुम लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे मेरे हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं, बाय द वे तुम कैसे हो ये भी बता देना। हैव अ नाइस डे, बाय।